हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 11 ऑफ लास्ट माइल रिवीजन सीरीज। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इससे 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं एमसीक्यू, और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को मिला लिया जाए तो 10-12 मार्क्स का इसका वेटेज है। चैप्टर बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन लेंथी चैप्टर है। तो इसको मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा। आज सबसे पहले जो मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ इसका, उसमें क्या करूंगा, कुछ आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेवल के होंगे जो नॉर्मल टू मीडियम होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है। लेकिन इसके जो सेकंड लेक्चर आएँगे, उसमें बहुत ही डिफिकल्ट ट्रीटमेंट वाले हम लोग सम्स को करेंगे। और आज जो करेंगे ये बेस होगा, यदि ये आपका खराब होगा, तो सेकंड वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले वीडियो आपको अच्छे से फोकस करके देखना है, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूला को मैं समझा रहा हूँ, साथ-साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ जो बेस तैयार करेगा आपका। और इसके बाद जाके आप दूसरे वीडियो को अच्छे से समझ पाएँगे। तो चलिए स्क्रीन पे शुरू किया जाए। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना? किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना आपके लिए बेनिफिटेड होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे टेक्निक होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ये एस्टिमेशन लगा पाते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो कि आँख बंद करके किसी प्रोजेक्ट में कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और सोचेंगे चलो अच्छा है। नहीं, हर इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होता है। तो इसका एनालिसिस आपको करना ज़रूरी होगा कि किस समय कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसा रखना ज़रूरी है, और कब उसको क्या करना है, विथड्रॉ कर लेना है उस इन्वेस्टमेंट को। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और उसका मेन फोकस होता है कैपिटल बजटिंग के ऊपर। मतलब आप कैपिटल प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करोगे, है ना? कैपिटल बजटिंग फोकस करता है कैपिटल प्रोजेक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट करना है। कैपिटल प्रोजेक्ट क्या होता है? जो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। आपका 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का आपका प्रोजेक्ट होगा। तो कैपिटल बजटिंग एनालिसिस कंसिडर्ड ओनली इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। आप मान लीजिए आप कोई ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में है, जो चल रहा है, आपके पिछले 8 साल, 10 साल से चल रहा है। तो उसमें आपको कैश फ्लो आ रहा होगा, उसका इन्वेस्टमेंट आपने पहले ही कर चुका होगा। तो उसका तो डिसीजन ले लिए, इसलिए तो आप वो इन्वेस्टमेंट चला रहे हैं, है ना? वो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। अब आप एक न्यू आइडिया लेके आ रहे हैं कि एक न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको ये एनालाइज़ करना है कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान आ रहा है। तो आपको उससे आने वाला फ़ायदा नुकसान को इंक्रीमेंटल कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल बहुत क्लियर करके समझाता हूँ। जैसे आप पहले मान लीजिए 20,000 यूनिट सेल करते थे। पहले चल रहा है, आपका ये 20,000 यूनिट आप बेच रहे हैं हर साल। अब जो एक नया प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं, मतलब आप जो अपना प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी और सेल्स जो होगा 20,000 यूनिट से बढ़ के 30,000 यूनिट हो जाएगा। तो आपके एक न्यू प्रोजेक्ट के आने की वजह से आपको कितना फ़ायदा हुआ? क्या 30,000 यूनिट का फ़ायदा हुआ? नहीं, इंक्रीमेंटल चेक करो। पहले तो 20 में करता ही था। इस प्रोजेक्ट के आ जाने से अब मैं 30,000 यूनिट बेच पा रहा हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा तो सिर्फ 10,000 यूनिट बेच पा रहा हूँ ना। तो आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट चेक करना होगा। इसलिए यहाँ पे बोलता है इंक्रीमेंटल कैश लेना है आपको, कैश फ्लोज़ लेना है। कैश फ्लोज़ मतलब आपके कैश इनफ्लोज़ का बात हो रहा है, और आउटफ्लो तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना? लाइकली टू रिजल्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। आप किसी प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कितना आएगा, है ना? Therefore, one of the most important tasks in the capital budgeting is estimating future cash flow for the project. तो हम लोग यहाँ पे जो कैश फ्लो लेके चलते हैं ना, वो एक्चुअल तो नहीं होता है, प्रोजेक्टेड होता है। मतलब आप फ्यूचर का एस्टिमेशन करके चल रहे हैं कि हाँ, अच्छा चलो फ्यूचर में मेरा इतना इंक्रीमेंट होगा। पास्ट का आपका रिकॉर्ड, आपके पास्ट के ट्रेंड्स को देखते हुए आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। देखो बहुत सारे उसके मॉडल होते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल, हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बट उसका यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। आपको स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज़ करते हुए क्या करना पड़ता है, फ्यूचर कैश का प्रेडिक्शन करना पड़ता है। बट एग्ज़ाम में तो कैश आपको दे देता है, आपको कैश फ्लो कितना है वो तो आपका अमाउंट दे देता है निकाल के आपको उससे ज़्यादा मतलब प्रोजेक्शन नहीं करना है। बट रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है कि आपको कैश फ्लो निकाल के मिल जाएगा, आसानी से बस कैलकुलेट किए, हाँ, ना बोल दिया, कहानी खत्म है, नहीं। उसमें तो आपको खुद से कैश फ्लो पहले प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि कितना कैश फ्लो मेरा आएगा। तो बुक में जो पढ़ रहे हैं रियल लाइफ उससे थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है, आसान नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पका-पकाया मिलता है, वहाँ पका-पकाया नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको खुद से मेहनत करके पकाना पड़ेगा, है ना? मतलब आपको स्टैटिस्टिकल टूल को वहाँ यूज़ करके आपको कैश फ्लो पता करना होता है। तो अब क्या करेंगे, अपने लोग देखेंगे जब कैश फ्लो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, कैश फ्लो जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या लेना है आपको? एक तो होता है जहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहा है, और एक होता है जहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। दोनों में बस एक छोटा-सा बारीकी सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, टोटल सेल्स लोगे, उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अभी सारा सिनेरियो सेम है। यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं है, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, माइनस कर लो। तो जो बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अब आप उसमें से टैक्स बाद देते हो ना, आपका अब आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी समझा दिया था, जब लास्ट क्लास एक चल रहा था आपका, तो मैं उसमें समझा वर्किंग कैपिटल वाले में कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। मतलब इसका पैसा आपका कहीं नहीं गया है, लेकिन आपने प्रॉफिट से इसको माइनस कर दिया। इसका मतलब डेप्रिसिएशन के बराबर का कैश तो आपके पास है, आपने कहीं खर्च नहीं किया। तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट वापस से ऐड बैक कर देना। क्लियर है? देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बीइंग नॉन कैश एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन हैज टू बी एडेड बैक व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लोज, क्योंकि ये पैसा कहीं नहीं गया, तो ये कैश आपके पास पड़ा हुआ है। तो जहाँ पे डेप्रिसिएशन था उसमें आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ, तो आपको मिलेगा कैश फ्लोज। ये कैश फ्लो मतलब आपके कैश इनफ्लोज का बात हो रहा है। अब आते हैं कैश आउटफ्लोज़ क्या होते हैं? जैसे आपने तो इनफ्लो निकाल लिया। इनफ्लो मतलब जो आपके पास कैश आएगा। आप जब प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तब ना पैसा आएगा, कि पहले पैसा आएगा तब मैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट से तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब आप उसको उस इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा, उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट ले पाएँगे। मतलब आपको तब कैश फ्लोज़ मिलेगा। तो पहले आपको कैश इनफ्लोज़ की जगह कैश आउटफ्लो करना पड़ता है ना? तो कैश आउटफ्लो में क्या होता है? बोलता है इनिशियल कैश आउटफ्लो आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश प्रपोज़ल और रिप्लेसमेंट डिसीजन। मतलब
जो प्रोजेक्ट में मैं एंटर कर रहा हूँ ना, वो टोटली फ्रेश है। अभी तक से उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, मैं पुराने इन्वेस्टमेंट को डाइल्यूट करके एक नया रिप्लेसमेंट करने जा रहा हूँ उसी प्रोजेक्ट में, ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हो वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में फ्रेश प्रपोज़ल में क्या होगा आपका? आपको लेना है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स, उसके साथ इंस्टॉलेशन और सेटअप कॉस्ट जैसे मशीनरी वगैरह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको ऐड करेंगे। फिर आप कभी-कभी क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे ही मतलब जिस समय आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स में, उसी समय आप वर्किंग कैपिटल भी अपने क्या करते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बिना वर्किंग कैपिटल आप इन्वेस्ट किए, आप उस प्रोजेक्ट को चला नहीं पाएंगे ना इनिशियल स्टेज पे, तो आपको वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट होगा, उनको भी ऐड कर लेते हैं। ये सब मिला के आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो माना जाता है। लेकिन यदि मेरा वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब एक मेरे पास पुराना मशीन है, 5 साल 10 साल चल चुका, अब मैं उस मशीन को हटा के एक नया मशीन लेके आना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं रिप्लेसमेंट डिसीजन लेने जा रहा हूँ। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स प्लस आप इंस्टॉलेशन लेस कर दोगे, ऐड या लेस करोगे। यदि मान लो आपका पहले वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है, बहुत साल पहले आपने वर्किंग कैपिटल लगाया, बट आपको वर्किंग कैपिटल का जरूरत नहीं है, तो माइनस कर लो। आपको लगाना है तो ऐड कर लो, मतलब अभी फिर से वापस एक वर्किंग कैपिटल लगेगा तो ऐड कर लो, ये टोटल आपका आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब आप पुराने मशीन को रिप्लेस कर रहे हो तो पुराना मशीन या पुराना एसेट्स आपको सेल करना पड़ेगा, तो उसका डिस्पोजेबल वैल्यू जो होगा, स्क्रैप वैल्यू जो होगा, वो आप यहाँ पे माइनस कर दो जितना आपने बेचा। उसके बाद अब ऐसे-ऐसे जितना आप सेल किया उतना मत इसको माइनस कर देना, उसमें से आपको क्या करना होगा, टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करना होगा, या आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है, मतलब आपने लॉस से सेल किया होगा तो टैक्स बेनिफिट हो रहा होगा, तो वो करके आपको जो आएगा अमाउंट वो यहाँ पे लिखना है। और फिर इन दोनों को क्या करना है, आपस में सेट ऑफ करना है, तो जो बचेगा वो आपका नेट कैश आउटफ्लो होगा, वो किस सिचुएशन पे, रिप्लेसमेंट डिसीजन के सिचुएशन पे। नेक्स्ट आते हैं इंटरिम कैश फ्लोज। इंटरिम कैश फ्लोज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फ्रेश प्रपोजल और आपके रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो इंटरिम कैश फ्लोज में क्या होता है, देखिए पहले आप क्या लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, तो उसके साथ नॉन कैश एक्सपेंसेस जो डिप्रेशन होता है वो ऐड करते हैं, साथ साथ क्या करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा ना उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो इंटरिम कैश फ्लोज का मतलब होता है कि बीच में यदि आपको लगा कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना है या आपको वर्किंग कैपिटल विड्रॉ करना है, तो उस सिचुएशन पे वो आपका अमाउंट आएगा। रिप्लेसमेंट डिसीजन पे आएंगे तो आपके इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितने आ रहे हैं, मतलब आप रिप्लेस कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, तो पुराने से अभी में क्या आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? साथ-साथ आपको इंक्रीज डिक्रीज का एडजस्टमेंट करना होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, तो आएँगे नेट चेंजेस इन इनकम बिफोर टैक्सेस। उसके बाद आपको टैक्स का एडजस्टमेंट करना है, तो प्रॉफिट या इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर लें, एड लेस जो होता है, तो इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टर्मिनल ईयर नेट कैश फ्लोज। टर्मिनल ईयर में क्या होता है कि बीच में आप प्रोजेक्ट को बंद कर लेते हैं। आपको लगता है कि अब मेरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा प्रोजेक्ट को मुझे बंद करना है, टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो उस सिचुएशन में कैश फ्लोज कैसे फाइंड करते हैं? तो फाइनल सैल्वेज वैल्यू दैट इज डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेना है, ऐड करना है इंटरिम कैश फ्लोज, ऐड करना है आपके टोटल सेविंग और टैक्स एक्सपेंसेस ड्यू टू सेल और डिस्पोजल ऑफ इंक्रीमेंटल एसेट, डिस्पोजेबल ऑफ एसेट दैट इज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल भी आपको, क्योंकि आप जब आप प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे तो आपके वर्किंग कैपिटल भी रिलीज हो जाएंगे। उन सब का यहाँ पे एडजस्टमेंट करके आ जाएगा टर्मिनल नेट कैश फ्लोज आ जाएगा। कैपिटल बजटिंग में हम लोग कौन-कौन से टेक्निक यूज़ करते हैं? तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक में देखेंगे तो एक तो ट्रेडिशनल होता है जिसको नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक कहते हैं। उसमें हम लोग ना पे बैक पीरियड यूज़ करते हैं। क्या होता है पे बैक पीरियड मैं आगे जाके समझाऊँगा, लेकिन कौन-कौन से टेक्निक यूज़ करते हैं वो समझो पहले। फिर दूसरे होते हैं ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में आपके एआरआर दैट इज़ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये भी आपके नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है, ये भी आपके नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है। एक आते हैं आपके टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज कहते हैं। इसमें एनपीवी आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है। इन सब का फॉर्मूला मैं समझाऊँगा आगे। उसके बाद आपके होते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, पीआई कहते हैं उसको शॉर्ट में। टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बेसिस पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करते हैं, आईआरआर कहते हैं। ये सब आप नाम याद रखेंगे। एक मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। और डिस्काउंटिंग वैल्यूज का बात करें तो उस कैश फ्लोज का बात करें तो उस सिचुएशन पे आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, मतलब यदि आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेके चलते हैं तो पेबैक पीरियड भी आप निकाल सकते हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होता है वो। पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है? अब जिस इन कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो ये सोचेंगे ना कि भई कितने समय में मेरा वो पैसा वापस मुझे मिल जाए। जैसे यदि मान लो मैं 200 करोड़ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक टाइम पीरियड तो मैं सोचूँगा, मुझे 4 साल में पैसा मिलेगा, 5 साल में पैसा मिलेगा। 200 करोड़ तो आपको रिकवर करना है, तो कितने साल में रिकवर होगा? तो उसको कहते हैं पे बैक पीरियड, मतलब कितने समय में वो पैसा मुझे पे ऑफ हो जाएगा। तो आपका टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? डिवाइडेड बाय आपका एनुअल एक्सपेक्टेड कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लोज कितना है? वो करोगे तो आपको पता चलेगा कितने साल में वो इन्वेस्टमेंट आपका वापस आपको मिल जाएगा, जो आपने प्रोजेक्ट में लगाया है। इसके बाद आते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इसको एआरआर कहते हैं। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने प्रोजेक्ट में, अकाउंटिंग बेस पे वो कितना परसेंट रिटर्न आपके प्रॉफिट का आपको हर साल दे रहा है। तो एआरआर में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कर लोगे, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करोगे, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ 3 फॉर्मूला है, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज टर्म, जैसे जीपी रेशियो एनपी रेशियो निकालते हैं ना, वैसे ये भी है। एक और फॉर्मूला जो बहुत अच्छा है और यही आपको ज़्यादा टाइम यूज़ करना भी होता है। क्या करना होता है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेना है, आपको प्रॉफिट का एवरेज लेना है और इन्वेस्टमेंट भी एवरेज बेसिस पे लेना है।
ये सबसे अच्छा होता है, आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि एग्ज़ाम में आपका सही आंसर मिलेगा जो आईसीआई लिख के दे रहा है। वैसे तो आप तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए यही सबसे अच्छा है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो हाफ ऑफ आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएबल बेस का हाफ प्लस कर दोगे आप सैल्वेज वैल्यू। दूसरा, आपके एडिशनल वर्किंग कैपिटल यदि आते हैं, मान लो कि आपने एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी लगाया किसी ईयर में, तो आपको क्या होगा? हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू प्लस आपका सैल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, तो ये आपका आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब आते हैं एनपीवी पे। एनपीवी कैसे निकलता है? आपको टोटल कैश फ्लोज़ जितने ईयर के हों, जैसे मान लीजिए आप 10 साल के प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, तो 10 साल में आपका जितना कैश फ्लोज़ आ रहा है, उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। पीवी मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर वाले पीवी को क्या करेंगे? आपस में ऐड कर लेंगे, कैश फ्लोज़ को ऐड कर लेंगे। तो आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर ले या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कर ले, तो जो बच के आएगा ना, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, उसी को एनपीवी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा-सा बहुत खतरनाक लग रहा होगा, ये ऐसा समझने का ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको तो टेबुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो आप तब समझ लीजिएगा कि क्या है। सीधा-सीधा मैं यही बोलूँगा, टोटल आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज़ माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज़, दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। यदि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। मतलब आप मान लो कि आप 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट में। आपको जितना कैश फ्लोज़ मिलने वाला है पिछले मतलब आने वाले 10 सालों के अंदर, उसका आप जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किए, मतलब उन सबको आज के टाइम पे कन्वर्ट किए, तो पता चला कि 250 करोड़ आपको तो वापस मिल जाएगा। तो ज़्यादा मिल रहा है ना, मैं 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 250 करोड़ मुझे वापस मिल जाएगा, तो 50 करोड़ तो मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही करूँगा करूँगा। अब मान लो मैं इन्वेस्ट 200 करोड़ कर रहा हूँ और 10 साल में जो मुझे पैसा आएगा, उन सब का आज के टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया तो मुझे लगा कि 190 करोड़ ही मिलेगा मुझे, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ? ये तो 10 साल का वेट करूँगा उस पैसे को रिलीज़ करने के लिए और मुझे मिलेगा कितना? ले दे के सिर्फ 190 करोड़, जब मैं 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो मुझे तो घाटा लग रहा है ना, तो मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, रिजेक्ट कर दूँगा उस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको इन शॉर्ट में पीआई कहते हैं। देखिए, आप जब एनपीवी फाइंड करते हैं, तो वो आपको अमाउंट में देता है कि कितना का नेट प्रेजेंट वैल्यू आया। आपको इंडेक्स वैल्यू देगा। इंडेक्स वैल्यू मतलब वो क्या होगा? 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। 1 से नीचे है तो आपका वो पीआई इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। यदि आपका पीआई में जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 से ज़्यादा है, मतलब आपका जो इंडेक्स वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आएगा, तो उस सिचुएशन में वो प्रोजेक्ट अच्छा माना जाता है। तो इसको डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी कहते हैं। किसको? पीआई को। तो पीआई का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज़ लेना है, डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लोज़ लेना है या फिर टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, दोनों में डिफरेंस है। अब यदि इनिशियल ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिए हो, तो आपका वो इनिशियल कैश आउटले है। लेकिन यदि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी किया है, फिर 2 साल 3 साल बाद फिर से इन्वेस्टमेंट किया, तो उन सब का भी क्या करना होता है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज़। क्लियर है? तो आपका पीआई निकल के आएगा और पीआई याद रखिएगा जब भी 1 से ज़्यादा हो, तो वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अच्छा है। पीआई 1 से नीचे है, तो वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, है ना? नेक्स्ट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, आईआरआर। आपको याद होगा एक क्लास में मैंने आपको करवाया था जिसमें बोला था कि हम लोग क्या करेंगे? इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे और आईआरआर फाइंड करेंगे। तो इंटरपोलेशन का यूज़ में क्या मैं फॉर्मूला समझाया था? आपको बताया था एक लोअर रेट मतलब 2 रेट बताया था, कंपेयर करना पड़ता है, 2 रेट के बेसिस पे लोग क्या करते हैं? आईआरआर फाइंड करते हैं। तो आपको एक लोअर रेट लेके चलना होता है। आईआरआर का मतलब क्या होता है? आईआरआर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल इज़ डिस्काउंटेड रेट दैट इक्वेट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज़। यानी आपका नेट कैश इनफ्लोज़ जो आ रहा है, कौन-सा ऐसा डिस्काउंटिंग रेट मैं यूज़ करूँ कि मैं जितना इन्वेस्ट किया ना, वो सारे मेरे कैश इनफ्लोज़ कम से कम इतने परसेंट रिटर्न देंगे ना मुझे, तो क्या होगा? मेरा कैश इनफ्लोज़ को मैं डिस्काउंट करके जितना मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बराबर पहुँच जाऊँगा। जैसे मैं आने वाले 10 सालों में कुछ कैश रिसीव कर रहा हूँ, तो वो कौन-सा डिस्काउंटिंग रेट हो जिस पे मैं उसको क्या करूँ प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूँ। तो मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा कैश इनफ्लोज़ का प्रेजेंट वैल्यू दोनों मैच कर जाए, सेम-सेम हो जाए। ना ज़्यादा हो ना कम हो। उस रेट को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फॉर्मूला मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। ये फॉर्मूला वापस से आपको इस चैप्टर के अंदर यूज़ करना है। मैंने वहाँ पे बताया था कि कैपिटल बजटिंग चैप्टर से रिलेटेड मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। अब आईआरआर क्या होता है? आईआरआर यदि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले थे ना हम लोग इस चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। तो यदि आपका उससे ही ज़्यादा है, तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। मतलब कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो 5% या 10% आप पे ऑफ कर रहे हो। अपने सारे इन्वेस्टमेंट जो आपने लिए हैं, बाहर से बोरो किए हैं उन सब पे। बदले में आपको क्या हो रहा है? रेट जो मिल रहा है ना आपके इन्वेस्टमेंट पे वो ज़्यादा मिल रहा है आपको, तब वो तो फ़ायदा ही दिख रहा होगा ना, क्योंकि आप बाहर वाले को चुका रहे हो मान लो 8% और आपको आपके प्रोजेक्ट से मिल रहा है 10%, तो 2% तो आपके पॉकेट में गया। तो आप प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करो और इसका रिवर्सल होगा तो प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दो। तो ओवरऑल इतना फॉर्मूला या इतना कॉन्सेप्ट को ही आपको समझना है इस चैप्टर के अंदर और ये पूरा चैप्टर इतनी ही फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इन डिटेल में नहीं घुसा हूँ क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। वो इन डेप्थ क्लास जब होता है तब बहुत ज़्यादा एनालिसिस चीर-फाड़ सब करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, बट अभी तो नहीं कर सकते ना उतना। तो फिलहाल के लिए मैंने जितना समझाया वो कम नहीं है, बहुत सफिशिएंट आपको इस चैप्टर को समझ के करने के लिए। तो अब हम लोग लास्ट माइल रिवीजन सीरीज के क्वेश्चंस पे आएँगे और एक-एक करके उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें भी मैंने वो सारे दमदार क्वेश्चन पकड़े हैं ना, जिसके बेसिस से आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा और आपको इसके अलावा फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट करके बस इस सीरीज को अच्छे से ध्यान से करते रहिए। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है?
बोलता है धर्मा लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद अ प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 8 ईयर। वो क्या सोच रहा है कि एक न्यू प्रोडक्ट लेके आ जाए और वो प्रोडक्ट का लाइफ 8 साल का होगा। मतलब अब जब नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट से मिलने वाला आपका फायदा 8 साल हो सकता है। इनिशियल कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्ट है 240 लैक्स का। आप जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 240 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स में। एडिशनल इक्विपमेंट भी परचेस कर रहे हैं 26 लाख का। विल बी नीडेड एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, यानी सेकंड ईयर के एंड पे आप क्या करेंगे, एक और प्रोजेक्ट में मतलब इसी प्रोजेक्ट में एक और एसेट्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर बोल सकते हैं थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखो जो थर्ड ईयर पे जाके आप इन्वेस्ट करोगे उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड अप नहीं कर सकते हो। जो अमाउंट आपको 26 लाख रुपया दिख रहा है वो भी 3 साल बाद दिख रहा है, कि आज भी वो 26 लाख है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि टाइम वैल्यू फैक्टर्स होते हैं ना उसके अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उसमें तो इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड हुआ होगा ना, तो आपको उसको डिस्काउंट कर लेना है और आज के अमाउंट पे उसको लेके आ जाना है। तो 26 लाख कन्वर्ट यदि आप कर दोगे तो 26 लाख नहीं रहेगा, वो 24 साढ़े 24 लाख मोटा मोटी मान के चलिए आप रह सकता है। ये तो मैं ग्राउंडेड फिगर बताया, इसके आसपास ही कुछ होगा। ठीक है, तो आपको उसका क्या डिस्काउंट कर लेना होता है। फिर बोलता है एट द एंड ऑफ 8 ईयर द ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव रीसेल वैल्यू इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ रिमूवल, बट द एडिशनल इक्विपमेंट वुड बी सोल्ड फॉर ₹2 लाख। बोलता है जो पुराना आपका एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट किए थे उसको आप क्या करोगे, जब आप बेचोगे 8 साल के बाद, तो जितना में बेच के आपको पैसा मिलेगा ना उतना ही आपका रिमूवल कॉस्ट है। मतलब मान लो कि मैं बेच के 2000 रुपये पा रहा हूँ। अब जो मैं एसेट्स को अपने फैक्ट्री से निकाल के बेचने के लिए लेके गया, तो जो खर्चा लगा ना वो भी 2000 ही है। मतलब एक हाथ से आया दूसरे हाथ से चला गया। तो जितना आपको बेच के मिला उतना ही आपका रिमूवल कॉस्ट भी लग गया था, तो मिला कुछ नहीं। मान लीजिए ज़ीरो मिला आपको उससे, आपका वो फर्स्ट एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू आपको ज़ीरो मिल गया। दूसरा क्या बोलता है, जो दूसरा एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया ना 26 लाख का, उसको जब आप बेचोगे ना आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा वापस। स्क्रैप वैल्यू इससे मिलेगा। वर्किंग कैपिटल आपको 25 लाख का जरूरत पड़ेगा बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशंस पे, यानी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है। याद रखिए वर्किंग कैपिटल जब शुरुआत में इन्वेस्ट करते हैं ना उतना ही आपको क्या होता है एंड में फिर रिलीज मिल जाता है, मतलब उतना ही पैसा फिर आपको वर्किंग कैपिटल का वापस आपको मिल भी जाता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। बोलता है द 100% कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 4 लाख यूनिट। यदि आप 100% अपने पूरे 100% कैपेसिटी पे वर्क करते हैं ना तो 4 लाख यूनिट आप बना पाएंगे। बट द ऑपरेशन एंड सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड आर एज अंडर। फर्स्ट ईयर में आप 20% पे ही काम कर रहे हैं। सोचिए आप 100% पे काम करके 4 लाख यूनिट बना पाते हैं, तो आप 20% पे काम करें तो कितना करेंगे, 4 लाख का 20% मतलब 80,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके बाद आप सेकंड ईयर में 30% ही काम कर पा रहे हैं। 3 से 5 साल के बीच में आप 75% काम कर पा रहे हैं और 6 से 8 साल में आप 50% काम कर पा रहे हैं। यानी आपके हर ईयर का ना क्या दे दिया, आपको कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी बता हो सकता है वो बता दिया। मतलब एक्सपेक्टेड सेल आपको क्या मिलेगा वो पता चल गया। सेल प्राइस है ₹100 करके। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है 60%। क्लियर है? इसको पीवी रेशियो कहते हैं। लाइकली टू ऑब्टेन एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लाइकली टू बी 16 लाख। ये आपका फिक्स कॉस्ट है, मतलब आप सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन से आप फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है ना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। और डेप्रिसिएशन भी इसमें नहीं रहेगा क्योंकि आपके इस फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन आपको अलग से माइनस करना है। फिर बोलता है इन एडिशन टू दिस द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी इनकर्ड एज अंडर। ये सारे आपके और खर्चे बढ़ जाएंगे, यदि आप ये न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं ना तो आपको ये खर्चा भी लग जाएगा। एडवर्टाइजमेंट खर्चा लग जाएगा, तो ये खर्चा अभी तक आपने चार्ज नहीं किया तो इसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा। द कंपनी इज सब्जेक्ट टू 50% टैक्स रेट कंसिडरिंग 12% टू बी एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 12% दिया है ना, यही आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर में यूज होगा। आप इसी रेट को यूज करेंगे और आप क्या करेंगे, पीवी फैक्टर इसी रेट पे निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको यूज करना है डेप्रिसिएशन के केस में। बाय द कंपनी एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो मैं तो यही बोलूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि आप कौन से मेथड को यूज करोगे अपने डिसीजन लेने के लिए। तो जहां कुछ नहीं बोला है वहां पे आप एनपीवी मेथड यूज करो, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करो। और यदि आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है गो विद दैट, नहीं आता है इग्नोर करो, रिजेक्ट करो, प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करो। क्लियर है? तो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ फॉर्मेट लगेगा। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ इस इतना से यहाँ तक के बीच में आपका सेल हो रहा था, तो आपको इन सारे सेल के बेसिस पे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचना होगा। फिर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे तभी तो कैश फ्लो पहुंचेंगे। आपको तो कैश फ्लो पे काम करना है ना, आपको कैश इनफ्लोज लेके चलना है। तो कैश इनफ्लोज कैसे आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड डेप्रिसिएशन। तो आप कहेंगे कैश इनफ्लोज आ जाएंगे। क्लियर? तो मैं वहां तक पहुंचने के लिए टेबल बनाऊंगा, कितना लगेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और यहाँ 3 से 5 3 कॉलम और ये 4 कॉलम, 4 कॉलम और एक पर्टिकुलर का जरूरत पड़ेगा। मैं फॉर्मेट पे बनाने के बाद फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लोज। याद रखिए कैश फ्लो इनफ्लोज है। ठीक है? तो आपके ईयर कौन कौन से हैं, ईयर है आपके 1 फिर 2, तो ये हो जाएगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 टू 5 है ना? इसके बाद आपके 6 टू 8, ईयर 6 टू 8। सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले आप ले लो सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट्स। तो देखो सेल्स यूनिट कैसे निकालोगे, आप क्या करो, बाजू बाजू में आपको मैं लिख के दे देता हूँ कैलकुलेशन और उसी हिसाब से आप वहां पे बैठा दोगे। देखो तो पहले में तो 4 लाख का 20%, ये मल्टीप्लाई बाय 4 लाख करो, यानी 80,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 लाख का 30% यानी 1,20,000। यहाँ 4 लाख का 75% यानी 3 लाख।
और यहाँ 4 लाख का 50% यानी 2 लाख। ये सारे यूनिट आपके हो गए, बस यही बैठा दो वहां जाके। तो 80,000, 1,20,000, उसके बाद 3 लाख, और हो गया तुम्हारा 2 लाख। सेल्स यूनिट हो गया। बी में क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? 100 रुपीज था। तो 100, 100, 100, 100। सी, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स, पीवी रेशियो दे दिया आपको 60%, यानी ये कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने में आपको हेल्प करेगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? आपका जो सेलिंग प्राइस था उसका 60% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी 60 रुपीज, 60 रुपीज, 60 रुपीज और 60 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो, तो आपके पास वो सेल्स प्राइस पर यूनिट है ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। डी में क्या निकालेंगे? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट है, यानी ए मल्टीप्लाई बाय सी कर देंगे, है ना, तो आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी आ जाएगा 48 लैक्स। फिर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 72 लैक्स। इसके बाद 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 60, 1,80,00,000। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 60, 1,20,00,000। अब आप टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या लेस करते हो? आप लेस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट आपके दिए हुए हैं 16 लाख पर एनम, तो 16 लाख सबसे माइनस कर दो। 16 लैक्स, ये हो गया। अब आप देखोगे, आपको एक दिख रहा था एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा हर साल का, है ना। देखिए एडवर्टीजमेंट फर्स्ट ईयर में 30 लाख, फिर 15 लाख, ऐसे है ना, तो ये एडिशनल एक्सपेंडिचर है, माइनस करना होगा। लेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट ईयर में है 30 लाख, फिर 15 लाख, 30 लैक्स, फिर 15 लैक्स, उसके बाद है 10 लाख और 4 लाख। अब आप इसमें से फिर एक चीज लेस करोगे जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? तो देखिए, आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए थे वो 240 लाख का था, और आपका एसेट्स 8 ईयर चलेगा, तो डिवाइड करो 240 डिवाइडेड बाई 8, यानी 30 लाख ईच ईयर आपका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में होगा। तो पहले वो माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन में पहले फर्स्ट एसेट्स बोल सकते हो कितना? 240 लाख का था और 8 ईयर चलेगा, यानी आपका 30 लाख हर साल आ रहा है। 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख। ये तो हो गया आपका ओरिजिनल पे। दूसरा हो गया एडिशनल एसेट्स पे। कितना? आप एडिशनल एसेट्स इन्वेस्ट किए थे 26 लाख का, है ना। आप एडिशनल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट 26 लाख का किए, तो देखिए यहाँ पे है, जिसमें से आपका 2 लाख तो आपको स्क्रैप में मिल जाएगा, और उस एसेट्स का लाइफ कितने साल का है? भाई प्रोजेक्ट का लाइफ जितना 8 साल, 2 साल बाद आप इन्वेस्टमेंट हो तो 6 साल का हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे? 26 लाख का एसेट्स माइनस 2 लाख का स्क्रैप डिवाइडेड बाई आपके पास लाइफ बचेगा 6 साल का, ये लैक्स में है। तो 24 लाख को 6 से डिवाइड करो, 24 डिवाइडेड बाई 6, यानी 4 लाख करके आ रहा है, बट वो फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा, सेकंड ईयर में नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट किया तो थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन होगा, यानी 4 लाख रुपए। इन सब को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी कहेंगे इसको, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं। कैसे माइनस होगा? डी वाले अमाउंट से सब कुछ माइनस किए हैं, तो डी वाले अमाउंट से माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है वही आपको लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए, आपका 48 लैक्स माइनस 16 लैक्स माइनस 30 60 लैक्स, 60 लैक्स और माइनस जाएगा, यानी 28 लाख नेगेटिव बच रहा है। फिर हो गया आपका 72 लैक्स माइनस 16 लैक्स माइनस 45 लैक्स, यानी 11 लाख बच रहा है। इसके बाद है 1,80,00,000 माइनस 16 लैक्स माइनस 44 लैक्स, यानी 1,20,00,000। फिर 1,20,00,000 माइनस 16 लैक्स माइनस 4 लैक्स माइनस 34 लैक्स, यानी 66 लैक्स। अब इससे क्या करोगे आप? लेस टैक्स एक्सपेंस और बेनिफिट। टैक्स एक्सपेंस होगा तो माइनस करेंगे, टैक्स बेनिफिट होगा तो ऐड करेंगे। कितना का आपका टैक्स है? टैक्स रेट इज 50%, 50%।
तो देखिए 28 लाख का 50% आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कितने का? 14 लाख का। और 11 लाख का 50% आपका टैक्स लग जाएगा, कितना? 5,50,000। अब आपके 1 करोड़ 20 लाख के 50% यानी 60 लैक्स। और 66 का हाफ हो जाएगा 33 लैक्स। अब आप क्या करोगे? ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फैट कहेंगे। तो ये बचेगा 14 लाख नेगेटिव, ये बचेगा आपका 5,50,000, ये 60 लैक्स, और ये बचेगा 33 लैक्स। इसके साथ क्या करोगे? आप वापस से ऐड डेप्रिसिएशन कर दोगे, तभी आपके कैश इनफ्लोज आएंगे। ऐड डेप्रिसिएशन, तो कितना डेप्रिसिएशन? देखिए पहले वाले का डेप्रिसिएशन है 30 लैक्स, दूसरे वाले का भी 30 लैक्स, और इनका ये दोनों मिला के डेप्रिसिएशन है, यानी 30 लाख प्लस 4 लाख 34 लैक्स। ये नेगेटिव नहीं होगा, ये सब पॉजिटिव है। ये भी 30 लाख, 30 और प्लस 4 34 लैक्स हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 34 लैक्स। ऐड कर दो, इतना आपके क्या हो जाएंगे? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कहेंगे, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, CF80 कहते हैं। ऐड करेंगे तो 30 से 14 माइनस हो जाएगा, तो यानी 16 लाख बचेगा। और यहाँ पे हो गया 85 लैक्स, 94 लैक्स, और ये हो गया 67 लैक्स। ये हो गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बस इसके बाद आपको एक पीवी टेबल बना के और उसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना होगा। तो मैं आपको टेबल बना के फिर वो भी समझाता हूँ। ये अमाउंट का चेंज होगा, ये तो मैं गलत ऐड कर दिया। 5,50,000 प्लस 30 लाख, तो 35,50,000 हो जाएगा। बाकी सब सही है। अब वो टेबल बना के समझाते हैं। तो देखिए ये टेबल हो गया, इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV। ये हो जाएगा ईयर, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा आपका अमाउंट रुपीज, ये हो जाएंगे आपके पीवी फैक्टर, और ये हो जाएंगे पीवी। तो ईयर में आप क्या देखोगे? सबसे पहले आपका तो जीरो ईयर, जीरो ईयर में आप क्या किए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए, कितने का किए? 240 लैक्स का, 240 लैक्स का। पीवी फैक्टर इनिशियल ईयर का ऑलवेज 1 होगा, जीरो ईयर में पीवी फैक्टर 1 होता है, यानी 240 लैक्स ही हो जाएगा। याद रखिएगा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो नेगेटिव में होगा, उसका अमाउंट आप नेगेटिव में यूज करेंगे। फिर आप क्या किए थे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आप आए थे ईयर 1 के एंड में। आपका ईयर 1 के एंड में, अच्छा आपको वर्किंग कैपिटल भी था क्या? एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। वर्किंग कैपिटल चेक कर लेते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हाँ, 25 लाख का वो वर्किंग कैपिटल भी था, तो आपको पहले वर्किंग कैपिटल भी कर लेना होगा, है ना? तो अब जीरो ईयर में वर्किंग कैपिटल लगाएंगे, कितने का? 25 लैक्स का, 25 लैक्स का। याद रखिए ये भी नेगेटिव है, इनिशियल में आप जो जो लगा रहे हो वो सब आपका आउटफ्लोज है, नेगेटिव हो जाएगा। इसका भी पी फैक्टर 1 होता है, तो 2 लाख 25 लैक्स हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप ईयर 1 में आते हैं। ईयर 1 में आपने क्या किया? आपका कैश इनफ्लोज आया था, ये है ना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया था, कितना? 16 लैक्स का। इसका पे फैक्टर मैं बाद में समझाऊंगा। ईयर 1 के बाद ईयर 2 सेम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कितना? 35 लाख 50,000। फिर आपके ईयर 3 4 और 5 तीनों ईयर में आपके कितने? 94 लैक्स के आपके कैश फ्लोज थे, 94 लैक्स के आपके कैश फ्लो थे, क्योंकि ये जो 94 लाख है ना वो ईयर 3 4 5 तीनों में है। बहुत मजेदार चैप्टर है, बस कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। इसके बाद आपके ईयर 6 से लेके 8 तक का जो प्रोजेक्ट का लाइफ 6 से 8 साल था, उसके लिए 6 7 और 8 सेम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पे चल रहा है। कितना है इसका? 67 लैक्स है, 67 लैक्स, 67 लैक्स। अब मैं आपको क्या बताया था उस बात में मैं दोबारा आपको गौर फरमाता हूँ। पहला क्या है कि वर्किंग कैपिटल जो आप इनिशियल इन्वेस्ट करते हैं ना, वो फिर आपको रिलीज हो जाता है कब? जब आपका प्रोजेक्ट का लाइफ एंड होता है, यानी 8वें ईयर में आपका क्या होगा? वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा। वर्किंग कैपिटल रियलाइज होगा, कितना? 25 लाख का। जो आपने वर्किंग कैपिटल शुरू लगाया था वो आपको वापस मिल जाएगा। 8 ईयर में भी आपका स्क्रैप सेल हुआ है, स्क्रैप वैल्यू आया था, किससे? जो आप दूसरा मशीन खरीदे थे उसका, वो हो जाएगा आपका कितने का? 2 लाख का। अब आप देखेंगे सर बोलेंगे सर आपने तो 2 लाख का वो स्क्रैप वैल्यू तो कंसिडर कर लिया, लेकिन एक चीज तो आपने भूल गए, क्या? तो आप जो थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट किए थे सेकंड मशीन में, वो तो आप तो लिया ही नहीं, वो भी मैं लूंगा। तो थर्ड ईयर में हम लोग क्या किए? थर्ड ईयर में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए थे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए थे, कितने का? देखो एडिशनल इन्वेस्टमेंट दूसरे मशीन में किए थे 26 लाख का, तो वो 26 लाख भी आपका होगा, बट वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि मैं बताया जब जब आपका पैसा जाएगा तो आउटफ्लो है, नेगेटिव है, माइनस जाएगा, तो नेगेटिव में रखेंगे।
अब सबके पीवी फैक्टर कैसे फाइंड करें? तो देखिए पीवी फैक्टर के लिए एक रेट दिया हुआ है, कितना परसेंट आपका पीवी फैक्टर यूज करने बोला है, बोलता है 12% का कंसिडर करना है पीवी फैक्टर। तो 12% कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ। आप कैलकुलेटर लेंगे और लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.12 क्योंकि 12% है, जो आ रहा है इक्वल्स टू करके वो आप यहाँ पे लिखो 0.893, थ्री डिजिट आप यूज करके चलोगे। फिर आप इक्वल्स टू करोगे तो उसके बाद का ईयर में पहुंचोगे 0.797, फिर इक्वल्स टू करोगे तो उसके बाद के ईयर में पहुंचोगे। ऐसे ही आपका पीवी फैक्टर निकलता है, बस आप निकालते जाओ इक्वल्स टू करके और यहाँ लिखते जाओ। तो मैं वही कर रहा हूँ, आप बस देखते जाओ। देखो आप लोग क्या देख रहे हो कि 8 ईयर तक तो मैंने लिख लिया, बट यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी 8 ईयर है, ये भी 8 ईयर है, पीवी फैक्टर चेंज नहीं होता है, उससे भी पीवी फैक्टर होगा, यानी 0.404 ही आप लिखना। ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर चलाते चलाते इतना आगे बढ़ गए कि देखे नहीं कि ईयर कौन सा था। जिसका ईयर सेम है उसका पीवी फैक्टर भी आपका सेम ही रहेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं थर्ड ईयर देखा हूँ, तो थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर क्या था, थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर था 0.712 का, तो यहाँ पे वही पीवी फैक्टर लिखोगे। ऐसा नहीं कि आगे पीछे लिखे हो तो ईयर चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है, ईयर जो है उसी ईयर का पीवी फैक्टर पकड़ना है। अब आपको क्या करना है, अमाउंट के साथ पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है और बाजू के कॉलम में लिख लेना है, यानी 16 lakhs मल्टीप्लाई बाई 0.893, तो अमाउंट आ रहा है 14,28,800। ऐसे करके सबका मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो मैं सबका मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। देखिए इनको आपस में प्लस माइनस करना है, जो रिजल्ट बचेगा वो कहलाएगा एनपीवी। आप जो सेकंड एसेट्स परचेस किए थे ना, वो आपके थर्ड ईयर के बिगनिंग में किए थे, यानी सेकंड ईयर के एंड में आपको लेके चलना होगी, हमेशा ये पीवी फैक्टर एंड ऑफ द ईयर का होता है, तो ये सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, थर्ड ईयर का नहीं लिखना है। इसको आपस में प्लस माइनस करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो एनपीवी आ रहा है 3909850। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया और आपको जितना कैश इनफ्लोज मिल रहा है, तो पता चला कि कैश इनफ्लोज आपको ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू कैश आउटफ्लोज, तो आपका पॉजिटिव एनपीवी आया, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो एडवाइस क्या देंगे, ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। जब भी आपका एनपीवी पॉजिटिव होगा तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्लियर है? तो बहुत अच्छा था कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है क्या 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 बात है। एक तो वर्किंग कैपिटल जो आप इनिशियल स्टेज में लगाते हो वो आपको फिर रिलीज करना पड़ेगा कब, जब आपका प्रोजेक्ट लाइफ खत्म होगा। दूसरा, आप यदि बीच में कभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखिए कि आप एंड में किए हैं कि बिगनिंग में किए हैं। यदि बिगनिंग में किए तो इसके पहले ईयर का एंड वाला आपको क्या लेना होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का डेट लेना होगा और उसी का पीवी फैक्टर से लिखना होगा। क्योंकि आप यदि बिगनिंग में करते हो तो पीवी फैक्टर जो निकल आया है वो बिगनिंग का नहीं है, वो एंड का पीवी फैक्टर है। तो चीजों पर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। स्क्रैप वैल्यू आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का लाइफ जो खत्म होगा उसका स्क्रैप वैल्यू पकड़ना है, ईयर वही पकड़ना है जिस ईयर में वो आपका स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, बोलता है प्रेम लिमिटेड हैज अ मैक्सिमम 8 लाख अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन द न्यू प्रोजेक्ट। Three possibilities have been emerged and the business finance manager have calculated net present value for each of the project as follow। एक प्रेम लिमिटेड बोल के कंपनी है जिसके पास मैक्सिमम 8 लाख रुपया ही है इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखा 3 तरह के उसके पास इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट है, एक तो अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा है। और कैश आउटले कितना है, पहला यदि प्रोजेक्ट यदि अल्फा में इन्वेस्ट करता है तो वो 5-40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वहां पे उसको एनपीवी आएगा 1 लाख रुपए का। लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, बीटा में इन्वेस्ट करता है तो 6 लाख का इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वहां पे तब उसको 1,50,000 का एनपीवी आएगा। गामा में इन्वेस्ट करेगा तो 2,60,000 तक इन्वेस्ट कर सकता है और वहां से उसको एनपीवी मिलेगा 58,000 रुपीज का। बोलता है डिटरमाइन विच इन्वेस्टमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन इफ वी अज्यूम द प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड।
मतलब मैं जरूरी नहीं है किसी प्रोजेक्ट एक ही किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मैं जो 8 लाख का रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट करने को, मैं किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दी 1 और 2 इन्वेस्टमेंट या उससे ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट को यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तुमको ये पता करना चाहिए कि किसका पीआई ज्यादा है कम है। क्यों पीआई और कुछ क्यों नहीं सर? देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और आपके पास सिर्फ एनपीवी है, तो इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? एनपीवी तो आपको दे दिया, अब एनपीवी तीनों में आपका अलग अलग एनपीवी है, लेकिन इसमें कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा एनपीवी के बेसिस पे आपको कौन से प्रोजेक्ट में जाना चाहिए? क्योंकि एनपीवी तो अमाउंट में है, जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट वैसा आपको एनपीवी बड़ा मिल जाएगा, छोटा इन्वेस्टमेंट तो आपको छोटा एनपीवी मिल रहा है, कभी कभी छोटे इन्वेस्टमेंट पे भी आपको ज्यादा एनपीवी मिल जाता है। तो यहाँ डिसीजन आप एनपीवी के बेसिस पे नहीं ले सकते हो, तो अपना पीआई चेक करो सबका, जिसका पीआई सबसे ज्यादा होगा उसको रैंक दो उस हिसाब से, और उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से आप देखो कि आपका इन्वेस्टमेंट फिर आप कितना 8 लाख रुपए किसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पीआई फाइंड करना चाहिए, तो मैं पीआई बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। पीआई फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? टोटल पीवी ऑफ इनफ्लोज डिवाइडेड बाय टोटल पीवी ऑफ आउटफ्लोज, है ना? तो आप अल्फा बीटा गामा के हिसाब से जाओ। अल्फा, तो अल्फा का देखिए, अल्फा वाली सिचुएशन में आउटले है 540 का और एनपीवी आ रहा है 1 लाख का। आप एनपीवी कैसे फाइंड किए थे? टोटल आपके जितने प्रेजेंट वैल्यू होते थे इनफ्लोज के, उसमें से आप क्या करते थे? कैश आउटफ्लो माइनस करते थे, तब आपका एनपीवी आता था। यानी आप यदि इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, तो यहाँ बाजू में आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, यानी 5 लाख प्लस 1 लाख 6,40,000 ना आपका क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो हो जाएगा। ये कैश इनफ्लो हो जाएगा, वो भी उसका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, क्योंकि आपने पीवी तक पहुंचा है, एनपीवी निकला हुआ है ना। तो एनपीवी आपके कैश इनफ्लो कितने पहले वाले प्रोजेक्ट में आपका आ रहा है 640, तो 6,40,000 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट आपका 5,40,000, तो पीआई निकल जाएगा। मैं डिवाइड करता हूँ, तो 6,40,000 डिवाइडेड बाई 5,40,000, तो इसके पीआई आ रहे हैं 1.185। बीटा का निकालो, बीटा में इन्वेस्टमेंट कितना 6 लाख का और 1.5 लाख का आपका एनपीवी है, यानी आपका 7.5 लाख रुपया का टोटल पीवी आ जाएगा। और इसका 260 प्लस 58,000, 2,60,000 प्लस 58,000, यानी 3,18,000। तो वैसे निकालो 750 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख। देखो एनपीवी जैसे निकालते हैं उसी का बैक कैलकुलेशन से मैं टोटल पीवी फाइंड किया हूँ। 7,50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, यानी 1.25 गामा। गामा कितना? 3,18,000 डिवाइडेड बाई 2,60,000, 3,18,000 डिवाइडेड बाई 2,60,000, यानी 1.22। यहाँ पे अब आप रैंक दे दो, अब बताओ कौन सा कितना ज्यादा? तो 1.185 है, 1.25 है, 1.22, तो ये तो रैंक 1 आएगा, इसको रैंक 2 मिलना चाहिए और इसको रैंक 3 मिलना चाहिए, क्योंकि जिसका पीआई ज्यादा है उसको रैंक 1, जिसका पीआई कम है उसको रैंक 3 मिला। अब उसके बेसिस आपको डिसीजन लेना है। तो आप यदि रैंक 1 पे जाते हो तो रैंक 1 में आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 6 लाख का था ना। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगा? इन्वेस्ट ₹6 लाख इन बीटा। आपको 8 लाख चाहिए, 2 लाख आप किसमें इन्वेस्ट कर दो? गामा में कर दो, क्योंकि गामा में 2,60,000 तक किया जा सकता है। एंड ₹2 लाख इन गामा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आप क्या कर सकते हो? आप अपना एनपीवी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो देखो इस लेवल पे आपका एनपीवी तब क्या आएगा? देयरफॉर एनपीवी एट दिस स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगा? तो देखो सीधा सीधा आप तो बीटा में जब इन्वेस्टमेंट किया तो उसका तो आपका एनपीवी 1.5 लाख दिया ही हुआ था, तो आपका बीटा वाले का तो 1.5 लाख ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप तो पूरा ही उसमें इन्वेस्ट कर दिए। प्लस आप गामा वाले में देख रहे हो, तो गामा वाले में आपका एनपीवी आ रहा है 58,000 का, 58,000 का एनपीवी आ रहा है। 2,60,000 को इन्वेस्ट करेगा तभी आएगा, बट आप तो इन्वेस्ट सिर्फ उसमें 2 लाख ही कर रहे हो। देख लो ये टोटल अब आपका एनपीवी इसमें से इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 58,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख प्लस आपका पहले वाले में 150, यानी टोटल अब आपका एनपीवी ना ₹194615। कितने रुपए का आपका एनपीवी हो जाएगा? मतलब एक एक प्रोजेक्ट को अलग अलग ना करके यदि आप इस तरह की स्टडी यूज करें तो आपका टोटल मैक्सिमम एनपीवी जो हो जाएगा ये यही होगा। तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है? बोलता है इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड adjusted risk through discounting rate by adding various risk premium to the risk free rate। बोलता है रिस्क फ्री रेट के साथ रिस्क प्रीमियम को ये क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो इसको क्या मिल रहा है? एक रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ये हो गया रिस्क एडजस्टेड रेट। रिस्क एडजस्टेड रेट निकलेगा, तो 8+4 12%, 8+7 15%, यहाँ पे 8+10 18%। इसका रिस्क एडजस्टेड रेट जो होगा वो इस तरीके का है। डिपेंड्स ऑन द रिजल्टेंट रेट द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज जस्ट टू बी लो मीडियम एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लो मीडियम और हाई रिस्क प्रोजेक्ट में ये लोग कैटेगराइज किया है। देखो लो वाले में आपको रिटर्न 12%, मीडियम वाले में 15% और हाई वाले में आपको रिटर्न 18% है। जैसा रिस्क वैसा रिटर्न।
अब आप मान लो कि आपका कैश फ्लो जो है ईयर 1 में 100 करोड़ का है, मतलब आपको 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है और आपको रिटर्न में मिलेगा 45 करोड़ फर्स्ट ईयर में और 80 करोड़ मिलेगा सेकंड ईयर में। तो आप यदि लो में रहते हो, आप यदि मीडियम में रहते हो, आप यदि हाई में रहते हो, तो आप एनालाइज करो कि आपको कौन से वाले में आपको एनपीवी कैसा आएगा। तो उस हिसाब से आप जज कर पाओगे ना कि आपको लो में रहना है, मीडियम में रहना है या हाई में रहना है, कौन से वाले सिचुएशन पे आपको रहना चाहिए जिसमें आपका एनपीवी मैक्सिमाइज हो जाए। तो मैं ये तीनों सिचुएशन पे क्या करूंगा, एनपीवी फाइंड करूंगा। तो आइए, ये हो जाएगा 2 का बी। क्या लिखेंगे, एनपीवी एट डिफरेंट सिचुएशन। पहला तो आप थे लो में, लो रिस्क में। तो लो रिस्क में आप क्या देख रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो है वो 45 करोड़ का है और आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, आप लो वाले में तो 12% रेट ऑफ रिटर्न है, यानी 45 करोड़ 1.12, ये 1 से आपका पावर 1 होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर इसमें लगेगा, ये 45 करोड़ है। दूसरे ईयर में आप जब गए तो 80 करोड़ का आपका देखिए रिटर्न है ना, 80 करोड़ का, और ये हो जाएगा 1.12 का पावर 2 टाइम, क्योंकि आप सेकंड ईयर का पीवी निकाल रहे हैं, माइनस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना 100 करोड़ का, ये नेगेटिव हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप एनपीवी फाइंड करें, तो कैसे निकालें पता है, कैलकुलेटर पे करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 आ रहा है 0.892 समथिंग कुछ आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 45 करोड़ से और एम प्लस में रख लो, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब आप क्या करो, कैलकुलेटर पे सी प्रेस करके उसको इरेज कर दिए, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.12, फिर इक्वल्स टू एक बार हुआ, फिर इक्वल्स टू दोगे दो बार हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई करो 80 से, इसको मेमोरी प्लस वापस से करो एम प्लस। अब क्या करो, उसको एमआरसी करो तो मेमोरी टोटल आपको कैलकुलेट करके दे देगा, माइनस उसमें से 100 करोड़ कर दो। तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 3.95 करोड़ का। ये आपका एनपीवी आया, क्या आया, एनपीवी, आपको एनपीवी मिल गया, लो मिल गया। अब आप आइए मीडियम में, तो 45 करोड़ 1 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि सेकंड वाले मीडियम वाले में आपका 15% का रिटर्न था, ये 1 ईयर का, प्लस 80 करोड़, ये 1.15 आपके सेकंड ईयर का, प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस 100 करोड़ का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करो जैसे मैंने आपको बताया, कैसे 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करोड़ इक्वल्स टू के फर्स्ट टाइम का आया, मल्टीप्लाई कर दो उसको 45 करोड़ से, इसको मेमोरी में प्लस कर दो, एम प्लस कर दो, फिर सी प्रेस करो, फिर लिखो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 वन टाइम इक्वल्स टू सेकंड टाइम इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दोगे 80 से, फिर इसको मेमोरी प्लस कर लो, अब एमआरसी कर दो, मेमोरी रिकॉल हो जाएगा, माइनस कर दो 100 करोड़ से। अब देखोगे तो इसमें नेगेटिव आ रहा है 0.38 सीआर का, इसका एनपीवी नेगेटिव आ गया। अब आते हैं हाई में, 45 करोड़ 1 डिवाइडेड बाई 1.8, क्योंकि 18% था उसमें ईयर 1, प्लस 80 करोड़ 1 डिवाइडेड बाई 1.8 ये ईयर 2, माइनस 100 करोड़। चेक करो, 1 डिवाइडेड बाई 1.18 मल्टीप्लाई बाई 45 एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.18 वन टाइम सेकंड टाइम मल्टीप्लाई बाई 80 एम प्लस एमआरसी माइनस 100 करोड़, नेगेटिव 4.41 करोड़। अब बताओ कहाँ जाओगे, मैं तो बोलूंगा दोनों में मत जाओ, मीडियम में भी नहीं जाओ, ये रिजेक्ट कर दो, ये रिजेक्ट कर दो और इसको एक्सेप्ट कर लो। क्यों एक्सेप्ट कर लो, ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी, सिंपल लॉजिक, क्लियर है। तो अपने इस प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे, बाकी मतलब लो वाले में रहेंगे, हाई और मीडियम में नहीं जाने का जरूरत है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, बोलता है स्टैंड लिमिटेड इज कंटिन्यूटी रिप्लेसिंग वन ऑफ इट्स मशीन व्हिच हैज बिकम आउटडेटेड एंड इनसफिशिएंट। इसके इस कंपनी के पास पहले से कोई मशीन है, वो उसको रिप्लेस करना चाहता है इन दोनों मशीन में से कोई एक मशीन को यूज करके। इट्स फाइनेंशियल मैनेजर हैज प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट आउटलाइनिंग टू पॉसिबल रिप्लेसमेंट मशीन, बोला दो पॉसिबल रिप्लेसमेंट मशीन है, मशीन 1 मशीन 2 ऐसे से किसी को रिप्लेस किया जा सकता है। द डिटेल ऑफ इच मशीन आर एज फॉलो, यदि आप पहले मशीन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12 लाख इन्वेस्ट करना होगा, दूसरे मशीन में इन्वेस्ट करोगे तो 16 लाख इन्वेस्ट करना होगा। पहला मशीन चलेगा 3 साल, लेकिन दूसरा मशीन चलेगा 5 साल। रेजिडुअल वैल्यू पहले मशीन से मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख 20 हजार का, दूसरे मशीन से आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 1 लाख का। लेकिन पहला मशीन आपको हर साल 11 लाख 60 हजार देगा, रिटर्न आपको मिलेगा, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरे मशीन से आपको हर साल 12 लाख मिलेगा। फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा आपका हर साल 40 हजार का जब तक मशीन का लाइफ है, और इसमें लगेगा 80 हजार का। और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम लगेगा 7,20,000 और इसमें 6,10,000, यानी ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना वो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। अपने को डेप्रिसिएशन हटा के पहले डिसीजन लेना होगा। फिर द मेंटेनेंस कॉस्ट आर पेबल एनुअली इन एडवांस, यानी ये जो 40,000 है और ये जो 80,000 है ये आपको स्टार्टिंग में ही दे देना पड़ता है। यानी आप ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो फर्स्ट ईयर का पे करेंगे ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो ईयर में, बेस ईयर में, जिस ईयर में आप मशीन को खरीदेंगे उस ईयर में आपको दे देना पड़ेगा, क्लियर है। तो यानी ये 3 साल कैसे चलेगा, 0 ईयर, 1 ईयर और 2 ईयर, ऐसे नहीं कि 1 2 3 ईयर में बैठाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया कि पेबल इन एडवांस है। ऑल अदर कैश फ्लो अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अज्यूम टू बी अकर एट द एंड ऑफ ईच ईयर, बाकी सब बोला एंड में होता है। डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड,
एंड हैव बीन इंक्लूडेड इन द अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लिख दिया ना, अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपका डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, तो आपको पहले हटाना पड़ेगा उसमें से। आपको ये देखना होगा कि अदर फिक्स्ड कॉस्ट प्योरली एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपका 12% है, ये आपको एक रिटर्न तो देना ही चाहिए तब आप एनपीवी फाइंड कर पाते हैं। बोलता है विच मशीन इज मोर बेनिफिशियल यूजिंग एनुअलाइज इक्विवेलेंट अप्रोच, ये आपको एक नया ही चीज दिख रहा होगा। एनुअलाइज इक्विवेलेंट अप्रोच क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप एनपीवी फाइंड कर लेंगे ना, उसमें एक अलग सा टिकरम लगाना होगा आपको, उसके बाद जाके आप एनालाइज तक पहुंच जाएंगे, तो आपको बस इसमें एनपीवी तक पहले पहुंचना जरूरी है। तो देखिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, आप तो सबसे पहले ये पता कर लो कि हर एक का अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप मान लीजिए मशीन 1 का कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे मशीन 1 में क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका 7,20,000 का है, तो रुपीज 7,20,000 माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो देखिए इस एसेट्स का कॉस्ट कितना था, इस एसेट्स का कॉस्ट था 12 लाख रुपीज, माइनस इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 ऐसे से माइनस करेंगे। इस एसेट्स का लाइफ कितना 3 ईयर्स का, सो कैलकुलेट करना होगा अपने को। तो आप क्या करोगे 12 लाख माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, यानी 3,60,000 डिप्रेशन आ रहा है, माइनस 7,20,000 इसको कर दो, यानी अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आएगा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट वो 3,60,000 का आएगा। मशीन 2 पे आओ, मशीन 2 में आपके अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,10,000, तो रुपीज 6,10,000 माइनस इसके एसेट्स का कॉस्ट है 16 लाख और रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख, 16 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर चलेगा, यानी 3 लाख बचला जाएगा, यानी बचेगा 3,10,000। तो ये दोनों का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। अब अपने देखेंगे सबका क्या दे दिया, कंट्रीब्यूशन दे दिया। अब कंट्रीब्यूशन से आपको फिक्स कॉस्ट, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब माइनस करने के बाद आप कैश फ्लो तक पहुंच पाएंगे। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए इस तरह का एक टेबल बनेगा, ये हो जाएगा फॉर मशीन 1। आपके ईयर क्या है मशीन 1 के लिए, तो मशीन 1 का ईयर है 3 साल का, मशीन 3 साल चलेगा, तो 0 1 2 3। आप 0 ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं आप इसमें 12 लाख कर रहे हैं, अब वो नेगेटिव होता है। अब बोला था कि आपको जो फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट देना होता है वो आपको एडवांस में देना है, तो कितना फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ रहा था 40,000, यानी इसका फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट 40,000 आपको देना पड़ेगा, ये आपका खर्चा है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है ना, यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं, तो आपको टोटल कितना आ रहा है 12,40,000 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बोलोगे सर इसमें टैक्स वगैरह तो कुछ था नहीं, तो देखो इसलिए मैं तुमको डेप्रिसिएशन फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से माइनस करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि भाई टैक्स है ही नहीं, तो आप डेप्रिसिएशन को एक बार यदि कंसिडर करके टोटल फिक्स कॉस्ट में माइनस कर भी लेते हो, फिर आप टैक्स है नहीं तो फिर वही वापस ऐड करोगे, तो इससे अच्छा है कि आप एक बार उसको हटा ही दो, उसको कंसिडर मत ही करोगे कि नॉन कैश एक्सपेंसेस है ना, आप उसको एक बार लेस करोगे ना दोबारा ऐड करना पड़ेगा, टैक्स रहता है तब उसका इंपैक्ट मायने रखता है, बट यहाँ टैक्स नहीं है इसलिए उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ईयर 1 में क्या हो रहा है, आपके कंट्रीब्यूशन कितने आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 11,60,000 का, तो कंट्रीब्यूशन आपका आ रहा है 11,60,000, ये हर साल आएगा 11,60,000, 11,60,000। फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे भी 40,000 लगेंगे आपको नेगेटिव, यहाँ पे भी 40,000 लगेंगे नेगेटिव, बट तीसरे ईयर का नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि तीसरे ईयर का पैसा आपने सेकंड ईयर में एडवांस दे दिया, यहाँ नील। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको कितने लग रहे थे पहले मशीन का 3,60,000, ये आपको हर साल लगेगा, तो ये नेगेटिव 3,60,000, ये भी नेगेटिव 3,60,000, ये भी नेगेटिव 3,60,000। अब आपके रेसिडुअल वैल्यू है क्या, हाँ थर्ड ईयर में आपके रेसिडुअल वैल्यू भी थे, क्योंकि आपने उसको सेल किया ना, स्क्रैप सेल करेंगे आप इसको कितना 1,20,000 में, ये आपको फिर मिलेगा पैसा वापस, तो ये प्लस में रहेगा। अब इसको कॉलमनर ऐड करें तो कैसे निकलेगा 11,60,000 माइनस 40,000 माइनस 3,60,000, यानी आपके ये पॉजिटिव आएंगे 7,60,000 के, ये हो जाएंगे 11,60,000 माइनस 40,000 माइनस 3,60,000, यानी बचेंगे आपके ये भी 7,60,000 और ये हो जाएंगे आपके 11,60,000 माइनस 3,60,000 प्लस 1,20,000, यानी ये आ जाएंगे आपके 9,20,000। ये आपके कैश फ्लो होंगे आपके तीनों एसेट से, मतलब तीनों ईयर में आपके यही कैश फ्लो आने वाले हैं। अब आते हैं इसी तरीके से मशीन 2 का भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा मशीन 2 के लिए, तो ईयर इसमें कितना 0 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 4 और 5, क्योंकि 5 साल का ये एसेट्स है। इसमें आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे थे 16 लाख का, तो नेगेटिव 16 लाख, कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं बट फिक्स मेंटेनेंस है, कितना फिक्स मेंटेनेंस इसका 80,000 रुपीज, तो 80,000, ये भी नेगेटिव, यहाँ पे भी 80,000 लगेगा, यहाँ पे भी 80,000 लगेगा, 80,000 और
80,000, सिर्फ 4 साल लगेगा, 5 साल में नहीं लगेगा। इसके फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट कितने थे? अदर फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट 3,10,000, लेकिन ये ईयर 1 से लगना शुरू होगा। 3,10,000, 3,10,000, 3,10,000, 3,10,000 और ये भी 3,10,000। अब आपके कंट्रीब्यूशन कितने हैं इसमें? इसमें 12 लाख का कंट्रीब्यूशन हर साल है, ईयर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। आपके रेसिडुअल वैल्यू लास्ट ईयर में आते हैं, कितने का? 1 लाख का इसका रेसिडुअल वैल्यू है, तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा। बस अब इसको कॉलम में ऐड करके लिख ले, तो 16 लाख प्लस 80,000, तो 16 लाख 80,000 नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा 12 लाख, उसमें से 80,000 और 3,10,000 माइनस करना है, 3,90,000 माइनस करना, माइनस 3,90,000, बचेगा 8,10,000। बाकी ये सब, ये तो 8,10,000 ही आएगा। 8,10,000, 8,10,000। अब क्या होगा? लास्ट ईयर से चेंज है, 12 लाख माइनस 3,10,000 माइनस प्लस हो जाएगा 1 लाख का, यानी 9,90,000। ये आपके कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गए दोनों मशीन के। अब आपको एनपीवी फाइंड करना होगा पहले, तो उसके लिए भी एक टेबल लगेगा, बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, इस तरह का टेबल होगा। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन फॉर, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था आपको? एनुअलाइज इक्विवेलेंट अप्रोच फॉलो करके आपको मोस्ट बेनिफिशियल मशीन कौन सा वो फाइंड करना है। एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट कॉस्ट। आप ये लिखोगे ईयर, ये पीवी फैक्टर कितना परसेंट? 12% दिया हुआ था सम्स में। ये हो जाएगा आपका मशीन 1, ये हो जाएगा मशीन 2। यहाँ पे लिखोगे अमाउंट और ये पीवी, ये भी अमाउंट और ये भी पीवी। तो आप क्या करो, ईयर कितना है आपके? ईयर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 साल का ही आपका है। तो पहले मशीन पे आ जाओ। पहले मशीन में आपका 0 ईयर पे कितना है? 12,40,000, उसका 760 दो बार, फिर 920, 12,40,000, 760, 760 और 9,20,000। इसमें 3 साल का ही है, चौथा और पांचवा ईयर नहीं है इसका। सेकंड वाले में आते हैं। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 16,80,000 है, तो 16,80,000 नेगेटिव। इसके बाद आपका 8,10,000 4 साल तक सेम है। 8,10,000, 8,10,000, 8,10,000, 8,10,000। इसके बाद जो फिफ्थ ईयर था उसमें 9,90,000 है, 9,90,000, 9,90,000, इतना ही है। पीवी फैक्टर आप क्या करोगे? आराम से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। कैसे निकालोगे? तो 1 डिवाइडेड, शायद दिया हुआ है, रुक जाओ, हाँ दिया हुआ है। पीवी फैक्टर दिया हुआ है आपका 0.893, 0.893। याद रखिए, 0 का पीवी फैक्टर 1 होता है, 0 का पीवी फैक्टर 1 होता है। फिर है 0.797, 0.797। फिर है आपके 0.712, 0.712। फिर आपके 0.636, 0.636। फिर आपके हैं 0.567, 0.567। हो गया, पे फैक्टर मिल गया, अमाउंट मिल गया, मल्टीप्लाई करके बाजू में लिखते जाए। तो ये तो नेगेटिव में 12,40,000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 0.893 मल्टीप्लाई करेंगे 7,60,000 से, अमाउंट आ रहा है 678,680। फिर 0.797 मल्टीप्लाई बाय 7,60,000, यानी 605,720। फिर 0.712 मल्टीप्लाई बाय 9,20,000, यानी 655,040। इतना ही आ रहा है, ये नील, ये नील। नेक्स्ट वाले का मशीन को ऐसे ही कर लो। पहला हो जाएगा 16,80,000 नेगेटिव। फिर हो जाएगा 0.893 मल्टीप्लाई बाई 8,10,000, यानी 7,23,330। 0.797 मल्टीप्लाई बाई 8,10,000, 645,570। 0.712 मल्टीप्लाई बाई 8,10,000, 57,6720। 0.636 मल्टीप्लाई बाई 8,10,000, 51,5160। 0.567 मल्टीप्लाई बाई 9,90,000, 56,1330। अब ना इनको आप आपस में ऐड करो, ऐड लेस करो, तो आपको एनपीवी मिल जाएगा। तो देखो कैसे, 6,786,80, 6,786,80 प्लस 6,057,20 प्लस 6,55,040, माइनस कर दो 12,40,000, यानी पहले वाले का एनपीवी आ रहा है 6,99,440, ये एनपीवी आ रहा है। सेकंड मशीन का 72,333,0
प्लस 645570 प्लस 576720 प्लस 515160 प्लस 561330 माइनस 16,80,000 यानी 13,42,110 ये एनपीवी आया। अब आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव पीवी लिखोगे, क्यूमुलेटिव पीवी। क्यों? क्योंकि एनुअलाइज इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव चाहिए होता है। तो पहला प्रोजेक्ट कितने साल का, 3 साल का, तो 3 साल का क्यूमुलेटिव देखो, 3 साल का क्यूमुलेटिव कितना 2.402 है, और दूसरा मशीन 5 साल का है जिसका क्यूमुलेटिव 3.605 है, तो 2.402 2.402 2.402 ये एनपीवी को ए बोलो, क्यूमुलेटिव वाले को बी बोलो। इसका था 3.605 3.605। अब आपको ना सी में निकालना है एनुअलाइज इक्विवेलेंट कॉस्ट। कैसे निकलता पता है, ए डिवाइड बाई बी करने से निकलता है। करो तो 1342110 डिवाइडेड बाई 3.605 आ रहा है 372291। इसका 699440 डिवाइडेड बाई 2.402 आ रहा है 291191। देखो ये क्यों एनुअलाइज निकालने बोला था, क्योंकि दोनों मशीन अलग अलग टाइम पीरियड का था, एक था 3 साल का, एक था 5 साल का। अब डिसीजन लेने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लगे एनपीवी में जिसका ज्यादा वो ले लेता हूँ, लेकिन टाइम पीरियड भी तो मायने रखता है। तो तुम देख पा रहे होगे कि दोनों मशीन में एनुअलाइज कॉस्ट निकल गया, लेकिन ये तो बेनिफिट का है ना, तो तुम्हारा तो एनपीवी पॉजिटिव था, यानी तुम्हारे बेनिफिट के बेसिस से सोचोगे तो तुम्हारा बेनिफिट मशीन 2 में ज्यादा है एनुअल बेसिस पे। तो एनुअल बेसिस पे इसमें बेनिफिट ज्यादा है, तो हम लोग कौन सा मशीन चूज करेंगे, मशीन 2 चूज करेंगे। तो एडवाइस क्या हो जाएगा, मशीन 2 शुड बी यूज्ड टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एनुअलाइज तुम्हारा जो बेनिफिट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मशीन 1। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या पूछ रहा है, calculate the sensitivity of your recommendation in part 1 to changes in the contribution generated by machine 1। देखो आपका मशीन 2 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 372291 का, जबकि पहले वाले का आ रहा है 291191 का। तो उस बेसिस पे यदि देखते हैं तो कितना परसेंटेज का सेंसिटिविटी है, मतलब कितना परसेंटेज का फर्क है इसके बीच में। तो देखिए रोमन 2, रोमन 2 में क्या होगा, सेंसिटिविटी रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मशीन 1। तो देखोगे तो सेंसिटिविटी में तुम्हारा डिफरेंस कितना है, तो 372291 माइनस 291191 का आउट ऑफ मशीन 1 का कंट्रीब्यूशन कितना था, मशीन 1 का कंट्रीब्यूशन था 11,60,000 का, 11,60,000 का मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो सेंसिटिविटी पता चलेगा कि कितना परसेंटेज का तुम्हारा चेंजेस में फर्क पड़ रहा है कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो 372291 माइनस 291191 डिवाइडेड बाई 11,60,000 यानी 6.99 परसेंटेज का सेंसिटिविटी है दोनों प्रोजेक्ट के बीच में, और बोल सकते हैं 7% ईयरली, यानी हर साल 7% का फर्क दिख रहा है मुझे मशीन 1 और मशीन 2 के ऊपर कंट्रीब्यूशन का गैप में। यानी ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, और यहाँ पे सीखने समझने के लिए बहुत कुछ आपको मिल रहा है, और ये देखिए एक नया कॉन्सेप्ट था। तो फॉर्मुला नहीं है ऐसा कुछ, आपको एनपीवी से ही पहुंचना होता है एनुअलाइज कॉस्ट या एनुअलाइज बेनिफिट के लिए, लेकिन रूल इसी तरीके से फॉलो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज अ डायग्नोस्टिक मशीन कॉस्टिंग रुपीज 80,000। एक हॉस्पिटल है जो ये कंसिडर कर रहा है कि मुझे एक मशीन खरीदना चाहिए, डायग्नोस्टिक मशीन खरीदना चाहिए 80,000 रुपए लगा के। वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट 8 साल तक के लिए रहेगा इन्वेस्ट, मतलब वो प्रोजेक्ट 8 साल चलने वाला है, और इसमें सैलवेज वैल्यू मशीन से कितना मिलने वाला है 6,000, लेकिन एट द एंड ऑफ 8 ईयर मिलेगा। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन इज रुपीज 7,500। उस मशीन को हर साल ऑपरेट करने का खर्चा 7,500 रुपया। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ रुपीज 40,000 पर ईयर फॉर द 8 ईयर। लेकिन एक बार वो डायग्नोस्टिक मशीन खरीद लोगे तो हर साल 40,000 का उससे तुमको क्या होगा, रेवेन्यू आएगा। प्रेजेंटली हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द डायग्नोस्टिक वर्क एंड अर्निंग कमीशन इनकम ऑफ रुपीज 12,000 पर एनम। अभी फिलहाल क्या होता है, हॉस्पिटल ये काम किसी और को दे देता है करने के लिए, और बदले में सिर्फ 12,000 का कमीशन कमा रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो जो 12,000 रुपये कमा रहा था, वो सिचुएशन उसके लिए अच्छा था, या फिर वो खरीद के उसको यूज करे तो उसमें उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट चेक करेंगे खरीद लेने से और नहीं खरीदने से, क्या होगा उसमें इंक्रीमेंटल बेनिफिट चेक करेंगे, और उसके बेसिस पे उसका एनपीवी फाइंड करेंगे। क्लियर है। बोलता है टैक्स कंसिडर करो 30% और डिस्काउंट रेट पकड़ो 10% का। क्या कैलकुलेट करना है, वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज द मशीन। तो देखो यहाँ पे इंक्रीमेंटल तुमको मैं बताया क्या करना होगा, तुमको इंक्रीमेंटल कैश फ्लो चेक करना है।
और उसके बेसिस पे चेक करने के बाद तुमको क्या देखना है कि मशीन खरीदना है कि नहीं खरीदना है, यानी आपको एनपीवी और पीआई के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो अपने लोग यहाँ पे क्या लेना है अपने को, तो बोलता है आपको प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ व्हाट वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज मशीन। एनपीवी के बेसिस पे बोला है ना, एनपीवी के बेसिस पे आप उसको फाइंड करोगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे उसको बताओगे। फिर दो सिनेरियो में, एक तो कमीशन बिफोर टैक्स पकड़ो, एक कमीशन आफ्टर टैक्स पकड़ो। दोनों सिनेरियो को जज करने के बाद आपको बताना होगा कि कौन सा सिचुएशन में मशीन को खरीदना अच्छा है या नहीं है। तो टेबल बनाता हूँ फिर समझाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर कैश इनफ्लोज। दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 करते हैं जिसमें बिफोर टैक्स है, बिफोर है कि आफ्टर है देख लेते हैं। सिचुएशन 1 में बिफोर टैक्स है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। सबसे पहले देखोगे ए नंबर में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। बोला था डायग्नोस्टिक मशीन खरीदोगे तो तुमको हर साल कितना का कंट्रीब्यूशन आएगा, रेवेन्यू आएगा तुम्हारा 80,000 का, सॉरी 80 है ना, नहीं 40,000 है। तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं, तुम्हारा रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू 40,000 40,000। इसमें बी नंबर में क्या लिखोगे, बी नंबर लिखोगे तुम्हारे ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना, हर साल 7,500 करके। और क्या लग रहा है इसमें, डेप्रिसिएशन आएगा, है ना। सी में डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन मशीन है 80,000 का, स्क्रैप वैल्यू 6,000 का है, तो 80,000 माइनस 6,000, और ये मशीन चलेगा 8 साल के लिए, है ना। तो 74,000 डिवाइडेड बाई 8, 9250, 9250। डी में निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे निकलेगा, ए माइनस बी माइनस सी, 40,000 माइनस 7,500 माइनस 9250, यानी आएगा 23,250, और इसमें भी आएगा 23,250। ई में लिखेंगे टैक्स, टैक्स कितना परसेंटेज था, टैक्स था आपका 30%, 30%। तो 23,250 मल्टीप्लाई बाई 30%, यानी 6,975, 6,975। ऐप में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैसे निकला, तो डी माइनस ई, 23,250 माइनस 6,975, यानी आ रहा है 16,275, 16,275। अब क्या होगा, इसमें ऐड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन कितना निकला अपना, डेप्रिसिएशन निकला है 9250 का, तो 9250, 9250 आएगा 25525, 25525। ये आ गया कैश फ्लोज। अब बोला था कमीशन के बाद का, है ना, आप मतलब कमीशन, यदि आप देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको इंक्रीमेंटल चेक करना है, तो लेस करोगे कमीशन इनकम, पहला सिचुएशन पे अपने निकाल रहे हैं, है ना। तो कमीशन इनकम कितना 12,000 का आ रहा था, 12,000 में 30% टैक्स चला जाएगा, तो उसका 70% ही आपको मिलेगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 70%, यानी 8,400, और यहाँ पे एग्जैक्टली 12,000, ये आएगा नेट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। ये आ जाएगा ईयर 1 से लेके 8 तक पूरा ही आएगा, ये 8 साल तक यही आपको कैश फ्लो मिलेगा। 25525 माइनस 8400, यानी 17,125 का, और ये आएगा 25525 माइनस 12,000, इसमें आएगा आपका 13,525 का, है ना। इसके बाद आपको ईयर 8 में क्या मिलेगा, ईयर 8 में मिलेगा स्क्रैप वैल्यू, कितना स्क्रैप वैल्यू है, 6,000। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को टेबल बना के एक और उसमें अपने को एनपीवी फाइंड करना होगा, फिर पीआई फाइंड करना होगा, या फिर आप बिना टेबल के भी कर सकते हो, रुको मैं बिना टेबल के बता देता हूँ। तो आ जाएगा कैलकुलेशन फॉर एनपीवी एंड पीआई। सिचुएशन 1 में
अब देखो आपका कैश फ्लो आ रहा है 17,125 का, ये ईयर 1 से 8 तक कंटिन्यू रहेगा, तो ईयर 1 से 8 तक का पीवी फैक्टर जितना है सबको टोटल कर लो। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621 प्लस 0.54 सॉरी 564 प्लस 0.513 प्लस 0.467, तो आ रहा है आपका कितना टोटल पीवी आएगा 5.336, ये टोटल पीवी है। बस इसी से आप मल्टीप्लाई, क्योंकि आप क्यूमुलेटिव से कर दोगे, एक ही बार तो आप कैश फ्लो पकड़ो और क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एक ही बार में टोटल पीवी निकल जाएगा। प्लस आप देखोगे स्क्रैप वैल्यू आपको मिला था 6000 का, लेकिन ये ईयर 8 में मिला। ईयर 8 का पीवी कितना 0.467, 0.467 माइनस आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा था 80,000 का आप इन्वेस्ट कर रहे थे, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा एनपीवी आ जाएगा, निकालो। ये एक ब्रैकेट में रहेगा और ये एक ब्रैकेट में, तो 17,125 मल्टीप्लाई बाय 5.336, इसको मेमोरी प्लस कर दो, प्लस फिर 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.467 मेमोरी प्लस कर दो, एमआरसी लगाओ, माइनस कर दो उसमें से 80,000, यानी आएगा एनपीवी 14,181 का, इतना रुपीज का एनपीवी आ रहा है आपके पहले मशीन मतलब पहले सिचुएशन पे। अब इसी का आपको पीआई फाइंड करना हो तो कैसे निकालोगे, पीआई के लिए होता है आपका टोटल पीवी, तो टोटल पीवी कैसे निकालेंगे, देखो 80,000 के साथ वापस से ना एनपीवी वाला अमाउंट ऐड कर दो, 14,181 ऐड कर दो, यानी आ जाएगा 94,181 डिवाइडेड बाई आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 डिवाइडेड बाई 80,000, यानी 1.18, ये आपका पीआई आ रहा है पहले सिचुएशन पे। सिचुएशन 2 में आओ, तो देखो वहां पे भी तो 17,125 नहीं, वहां का तो कैश फ्लो शायद अलग था, 13,525 था, 13,525 था, 13,525 मल्टीप्लाई बाई होगा क्यूमुलेटिव पीवी सेम 5.336 से, प्लस आपका यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू 6000 है, 0.467 आपके 8 ईयर का पीवी, माइनस इसमें भी इन्वेस्टमेंट 80,000 का, तो निकाल के देख लो इसमें कितना आता है, 13,525 मल्टीप्लाई बाई 5.336 मेमोरी प्लस, फिर 6000 मल्टीप्लाई बाई 0.467 मेमोरी प्लस एमआरसी माइनस 80,000, यानी आ रहा है रुपीज आ रहा है 5029, वो भी नेगेटिव में। तो पीआई कैसे फाइंड करोगे, अभी आप उस ऊपर वाले में प्लस के देखिए पॉजिटिव था, तो 80,000 से 5029 माइनस कर दो, यानी आपका टोटल पीवी आ रहा है 74,991 का डिवाइडेड बाई 80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 80,000, यानी आपका पीआई आ रहा है 0.94 का। तो बताओ कौन सा मुझे सही लगेगा, मुझे तो लग रहा है ये वाला सिचुएशन सही है जहाँ पे पीआई ज्यादा है ना। तो एडवाइस क्या दोगे, सिचुएशन 1 इज बेटर, दोनों में से जो अच्छा लगा था तो मुझे बेटर तो सिचुएशन 1 ही लगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बोलता है कंपनी इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 लाख, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 60 लाख रुपीज मुझे लगेगा, साथ साथ मुझे 12 लाख लग जाएगा उसके एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा 60 प्लस 12 72 लाख का मेरा आउटफ्लो होगा। बोलता था प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एनुअल रियल कैश इनफ्लो बिफोर टैक्सेस 24 लाख, इस प्रोजेक्ट से आपको हर साल 24 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन वो भी बिफोर टैक्स मिलेगा। फिक्स एसेट्स का रेसिडुअल वैल्यू 0 है, यानी पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट ऑफ 60 लाख आपका डेप्रिसिएट हो जाएगा, तो हर साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा इससे। कंपनी फॉलो करता है स्ट्रिक्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 6% पर ईयर, हर साल 6% का इन्फ्लेशन भी आता है। फॉर इवेल्युएटिंग सिमिलर प्रोजेक्ट द कंपनी यूजेस डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 12% इन रियल टर्म, तो कंपनी 12% का डिस्काउंट रेट फॉलो कर रहा है, यानी ये 12% डिस्काउंट रेट का पीवी फैक्टर। बोलता है एडवाइस वेदर द कंपनी वुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग एनपीवी इन रियल टर्म, तो क्या एनपीवी रियल टर्म में कैलकुलेट करके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रियल टर्म में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपको पहले तो एनुअल कैश इनफ्लो कितना है वो पता कर लेना है, फिर आप उसका पीवी करेंगे, फिर आपका टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी है माइनस करेंगे आ जाएगा। तो देखिए सोल्यूशन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6, आप पहले एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड कर ले, एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड कर ले, कितना आ जाएगा रुपीज 60 लैक्स डिवाइडेड बाई कितने साल का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 ईयर, यानी रुपीज 12 लैक्स। कैश आउटफ्लो कितना होगा, कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू रुपीज 60 लैक्स प्लस 12 लाख का क्या वर्किंग कैपिटल है ना, यानी रुपीज 72 लैक्स। अब देखिएगा आपका टोटल कैश इनफ्लो क्या है, कैश
इनफ्लोज, ईयर 1 से 5 तक देखोगे तो सेम ही तरह का इनफ्लो है। कितना? कंपनी को इनफ्लो मिल रहा है 24 लाख का, वो भी बिफोर टैक्स। तो 24 लाख कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स 24 लाख, 1 माइनस टैक्स रेट इज 30%। देखिए टैक्स रेट 30% है ना? अब मैं बताता हूँ डेप्रिसिएशन इसमें एड बैक होता है, बट डेप्रिसिएशन आपको आफ्टर टैक्स करना है। ये जो आपको 24 लाख रुपया मिला है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स है ना? तो इसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको माइनस करना होता है, फिर टैक्स बात देते हैं, उसके बाद जाके फिर डेप्रिसिएशन एड बैक करते हैं। ये आपका कैश इनफ्लो 24 लाख से आपने क्या किया, 30% टैक्स बात दे दिया। अब आपको क्या करना होगा, इसमें आपको डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट देखना है, डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट ऐड करना है। डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट कितना? 12 लाख का डेप्रिसिएशन और टैक्स बेनिफिट कितना, 30% का। ये तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करके ऐड करने का नतीजा में आपको क्या मिलता है, 100% डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, 30% आप उसमें से क्या करते हैं, मान लिया टैक्स बात दे देते हैं, तो आपका खर्चा जो होता है 30% टैक्स सेविंग कर दे रहा है, तो वही 30% आपको यहाँ लेके चलना है। तो 24 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 0.7 यानी 16,80,000 प्लस 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.3 यानी 3,60,000। तो 16,80,000 प्लस 3,60,000 यानी टोटल आपके कैश इनफ्लो कितने आ जाएंगे, 20,40,000। ये आपको हर साल का कैश इनफ्लो आएगा। वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा ईयर 5 में, कितने का, जो वर्किंग कैपिटल आप लगाए हैं वही रिलीज होगा 12 लाख का। बस इतना ही आपको समझना था। अब इसके बेसिस पे आप एनपीवी फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, ऑफ एनपीवी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका हर साल जो कैश फ्लो इनफ्लो आ रहा है वो है 20,40,000 का। अब जब भी एक साथ 5 साल के आप इनफ्लोज को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका पीवी निकाल रहे हैं ना, आप क्या करेंगे पता है, बहुत आसान तरीका होता है, आपको इन सब का क्या करना है, प्लस कर देना है वैल्यू टोटल पीवी निकालने के लिए। तो 0.893। अब बोलोगे सर मैं ये ले रहा हूँ, रियल डिस्काउंटिंग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज नहीं करना है, आपको रियल टर्म में फाइंड करना है, ये यूज नहीं करना है। 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 प्लस 0.567 यानी 3.605। यही आपका क्यूमुलेटिव पीवी है। क्यूमुलेटिव पीवी से आपको मल्टीप्लाई करना क्योंकि आप 5 साल का टोटल यही कैश इनफ्लो पाने वाले हैं, 3.605 प्लस आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा 12 लाख रुपया का, जो 5वें साल के एंड पे, तो फिफ्थ ईयर का सिर्फ इसमें आपको पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। ये क्यूमुलेटिव नहीं है, सिर्फ फिफ्थ ईयर में मिलेगा 0.567, 0.567 माइनस आपका इन्वेस्टमेंट कितना, 72 लैक्स का। बस इसी से आपका एनपीवी आएगा। तो देखिए 20,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3.605 मेमोरी प्लस कर दे, प्लस 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.567 मेमोरी प्लस कर दे, एमआरसी कर ले, टोटल आ गया माइनस 72 लैक्स। तो मेरा आ रहा है ₹8,34,600। तो एनपीवी तो मेरा पॉजिटिव आया है ना, ये अपने क्या निकला, एनपीवी निकला, ये निकला आपका एनपीवी, मेरा पॉजिटिव एनपीवी आया है ना। और क्या कैलकुलेट करने बोला था, बस एनपीवी के बेसिस पे बोला था प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो एक्सेप्ट करेंगे। एज एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी को आप कभी इग्नोर नहीं करो, एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोलता है अ कंपनी इज कंसिडरिंग द प्रपोजल ऑफ टेकिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ 800 लाख। एक नया प्रोजेक्ट आप चूज कर रहे हैं जिसमें आपको 800 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन मशीनरी एंड अदर एसेट्स, यानी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 800 लाख का होगा। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द फॉलोइंग अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी ये अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। आप इसमें से क्या करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर टैक्स लेस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे, तो आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा। यही रूल होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने का। आगे क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल इज 12%, यानी ये आपका जो रेट दिया है ना, ये आपके एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए वो रेट है। एसेट्स हैव टू बी डेप्रिसिएटेड 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हर साल 20% आपको डब्ल्यूडीवी मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और इस एसेट्स का 5 साल बाद या इसका एंड ऑफ लाइफ जो है वो 5 ईयर ही है, तो आपका स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगा। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 40%, बोलता है एनपीवी कैलकुलेट करो। तो इसके तो टेबल लगेगा कितने ईयर का है, आप देखोगे इसमें टोटल 5 साल का, तो 5 साल का टेबल बनाना पड़ेगा, तो मैं टेबल बना के फिर आपको आगे समझाता हूँ। तो देखिए ऐसा टेबल बनेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CF80 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आप यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखोगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। सबसे पहले क्या है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, कितना है
320 करके 2 साल, 360 करके 2 साल, 320, 320, 360, 360 और ये 300। ये रुपीज इन लैक्स है, ध्यान रखें, यहाँ रुपीज इन लैक्स है, ये हो जाएगा रुपीज इन लैक्स। अब इसमें से क्या लेस करेंगे? लेस करेंगे अपने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेप्रिसिएशन आपके कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे होंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स 800 लाख है, उसका 20% करना है आपको। तो 800 का 20% कितना होगा? 160 हो जाएगा, है ना? तो 160। अब क्या करना है? 800 माइनस 160 कर दो तो क्या बचा? 640, उसका 20%, यानी 128, फिर माइनस इक्वल्स टू, फिर उसका 20% आएगा 102.40, फिर माइनस इक्वल्स टू, फिर उसका 20%, यानी 81.92 माइनस इक्वल्स टू, फिर उसका 20%, यानी 65.54। इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, ठीक है? ये आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो 320 माइनस 160 आ रहा है 160, 320 माइनस 128 आ रहा है 192, फिर हो जाएगा 360 माइनस 102.4 आएगा 257.60, फिर 360 माइनस 81.92 यानी 278.08, फिर 300 माइनस 65.54 यानी 234.46। ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से आप टैक्स लेस कर दो। टैक्स कितना परसेंट टैक्स है? टैक्स रेट इज 40%। 40% निकाल दो। 160 मल्टीप्लाई बाय 40%, यानी 64। 192 मल्टीप्लाई बाय 40% यानी 76.80। 257 मल्टीप्लाई 257.6 मल्टीप्लाई बाय 40%, यानी 103.04। 278.08 मल्टीप्लाई बाय 40%, 111.23। 234.46 मल्टीप्लाई बाय 40%, यानी 93.78। इनको माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 160 माइनस 64 यानी 96। 192 माइनस 76.8 यानी 115.20। 257.6 मल्टीप्लाई बाय 103.04, 154.56। 278.08 माइनस 111.23 यानी आएगा 166.85। अब देखो इसमें एक चीज और मिसिंग है। आपने 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला, सबको जोड़ो तो 160 प्लस 128 प्लस 102.4 प्लस 3 साल का डेप्रिसिएशन आया, चौथे साल का डेप्रिसिएशन जोड़ो 81.92 और 5वें साल का भी ऐड मत करो। तो देखो तुम्हारा टोटल एसेट्स था 800 लाख का, उसमें से अब तक का डेप्रिसिएशन बात देने के बाद 327.68 अभी भी बच रहा है, लेकिन 5 साल का तो ये प्रोजेक्ट खत्म। इसका मतलब कि जो भी डेप्रिसिएशन बचा ना वो सब आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा, एसेट्स आपका नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप ना जो 5th ईयर में डेप्रिसिएशन दिखाया हो ना वो पूरा ये 65.54 मत दिखाओ, आपको कैपिटल लॉस भी दिखाना पड़ेगा। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन उस सिचुएशन पे 327.68 क्लेम कर लो, ये कैपिटल लॉस है। सीएल इसलिए मैं लिख दिया, ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंगली अमाउंट चेंज आएंगे। तो 300 माइनस 327.68। देखो मैं पहले क्यों नहीं बताया? बोलोगे सर ये क्या पहले नहीं बताया, अभी आप कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आपको बाद में ध्यान दिलाने से समझ में आता है। आप पहले सोचते कि क्या कर रहे, मैंने सर क्यों लिख दिया डायरेक्टली। तो मैं इसलिए आपको बताया कि आप कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि आपका टोटल एसेट्स का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हुआ है, जबकि 5 साल आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। तो वो एसेट्स का जो बैलेंस बच गया वो कहाँ जाएगा? वो कैपिटल लॉस कहलाएगा। यानी आपके वैल्यू आ रहे हैं नेगेटिव में 27.68। तो यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ये जैसे आपको सबका टैक्स का पेमेंट हो रहा था, आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा इसका 40%। टैक्स बेनिफिट मिलेगा 11.07 का। तो 27.68 माइनस 11.07, अभी आपका नेगेटिव में बच रहा है 16.61 का। क्लियर है? अब आ जाओ एड डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन था? 160, 128, 102.40, 81.92 और यहाँ पे 327.68। ये आ जाएंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो 96 प्लस 160 यानी 256 आ रहे हैं 243.20, 154.56 प्लस 102.4 यानी 256.96, 166.85 प्लस 81.92 यानी 248.77, फिर हो जाएगा 327.68 माइनस 16.61
यानी 311.07। ये आपके CF80 हो गए। अब आप इसको चाहो तो कोई नाम दे दो, जैसे इसका मैं CF80 को नाम ए दे दे रहा हूँ। बोलोगे सर क्यों? अब इसका कुछ करना है क्या? करना है। देखो आपको इसमें तो एक एनपीवी फाइंड करना है। एनपीवी किस पे करना है? 12% पे करना है। और फिर अब देखो यहाँ पे कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं, और आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वर्किंग कैपिटल था। वर्किंग कैपिटल भी इसमें इन्वेस्ट नहीं है। तो आपका सम्स जहाँ आसान बनता है ना, तो वहाँ पे आसान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो ये इसी टेबल में हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल पीवी भी निकाल लेंगे उसका। ठीक है, देखिए कैसे। तो यहाँ पे बी में लिखोगे पीवी एट द रेट कितना परसेंट है पीवी फैक्टर। तो देखो आपको तो जो एनपीवी फाइंड करना है वो 12% पे करना है, और आईआरआर फाइंड करना है तो एक और रेट लेना पड़ता है। तो मैं एक 12% और एक 20% पे आपको करके दिखाऊंगा। तो ये पीवी एट द रेट 12%, कितना है पीवी फैक्टर? 12% का है 0.89, 0.89। फिर है 0.80, 0.71, 0.80, 0.71, 0.64, 0.57, 0.64, 0.57। इस पे आप पीवी निकाल लो। ये हो जाएगा पीवी। कैसे? ए इंटू बी। ये निकला आपका सी नंबर बोल दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 256 मल्टीप्लाई बाय 0.89, मल्टीप्लाई बाय 0.89 आ रहा है 227.84। फिर 243.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 यानी आएगा 194.56। 256.96 मल्टीप्लाई बाय 0.71। टेबल आपको डिजाइन करना आना चाहिए, नहीं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। 248.77 मल्टीप्लाई बाय 0.64, 159.21। 311.07 मल्टीप्लाई बाय 0.57 यानी 177.31। अब क्या करो, इन सारे पीओ ना ऐड करके अब बाजू में एक साथ लिख लो, मतलब इसके बगल में जहाँ लास्ट खत्म हो रहा है ना उसके बाद ऐड करके लिख रहा हूँ। तो 227.84 प्लस 194.56 प्लस 182.44 प्लस 159.21 प्लस 177.31 यानी मुझे मिल रहा है 941.36। कितने लाख का आपको एनपीवी मिली? टोटल पीवी मिला, एनपीवी नहीं। अब इसी तरीके से अब इसके आगे बढ़ेंगे, जो कि 20% पे मैं फाइंड करता हूँ। डी में लिखेंगे पीवी एट द रेट 20%। इसको मैं ऐसे क्लोज रखता हूँ। ठीक है, पीवी एट द रेट 20% कितना है? 0.83, 0.69, 0.83, 0.69। फिर है 0.58, 0.48, 0.5, 0.48। फिर है 0.40, 0.40। आपको फिर से पीवी फाइंड करना होगा, है ना? तो पीवी फाइंड करना है तो ई नंबर कैसे निकालेंगे? CF80 को ही पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ए मल्टीप्लाई बाय डी। तो क्या निकलेगा? पीवी निकलेगा। मल्टीप्लाई कर लो। तो 256 मल्टीप्लाई बाय 0.83 यानी 212.48। फिर 243.20 मल्टीप्लाई बाय 0.69 यानी 167.81। 256.96 मल्टीप्लाई बाय 0.58 यानी 149.04। फिर हो गया 248.77 मल्टीप्लाई बाय 0.48, 119.41। 311.07 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 124.43। अब इन सब को भी ऐड करके बाजू में एक साथ लिख दो। 212.48 प्लस 167.81 प्लस 149.04 प्लस 119.41 प्लस 124.43 आ गया 773.17। तो देखो अब इसके बाद आपके लिए एनपीवी फाइंड करना बहुत आसान हो गया। एनपीवी इक्वल्स टू क्या होता है? जो पीवी फैक्टर आपको 12% पे निकालना था, तो पीवी एट द रेट 12% माइनस कैश आउटफ्लो। तो आपका पीवी कितना रहा था? 941.36 माइनस कैश आउटफ्लो 800 लैक्स का। तो कितना बचा? 941.36 माइनस 800 यानी बचा ₹141.36 लैक्स का। इसी तरीके से आप एनपीवी एट 12% निकाल लो, सेम ही तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो 773.17 माइनस 800 यानी 773.17 माइनस 800, ये नेगेटिव में आ रहा है। ₹26.83 लैक्स, ये नेगेटिव में आ रहा है। आपका एनपीवी तो निकल गया। आपको बोला था आईआरआर फाइंड करो। देखो आईआरआर का फॉर्मूला लगाना होगा। आईआरआर फॉर्मूला होता है लोअर रेट, फिर होता है एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट।
मल्टीप्लाई बाई हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फॉर्मूला होता है आपके आईआरआर फाइंड करने का। तो लोअर रेट कितना था? लोअर रेट मैंने एक पकड़ा 12%, एक पकड़ा 12 कितना 20%, तो ये लोअर रेट 12% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट कितना था? एनपीवी एट लोअर रेट था 141.36 डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट, तो 141.36 माइनस एनपीवी एट हायर रेट, तो खुद नेगेटिव आया, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 26.83। आपका हायर रेट माइनस लोअर रेट, हायर रेट कितना 20% माइनस 12%। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आपके आईआरआर भी आ जाएंगे। तो 12% प्लस ये हो जाएगा 141.36 प्लस 26.83 डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 141.36। अब ब्रैकेट में बचा कितना 8%, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, यानी 6.72%, 18.72% आपके आईआरआर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो, मजा आ गया होगा आपको, क्योंकि इसमें आईआरआर आप सीख गया और एक ही टेबल में आपने सब कुछ कर लिया। बस आपको टेबल डिजाइन करना आना चाहिए और कैलकुलेशन माथे में बैठा रखना होगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट करें, तभी आप सबको कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोलता है यू आर फाइनेंस रियल एनालिस्ट ऑफ बी लिमिटेड। द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैज आस्क्ड यू टू एनालाइज द टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। प्रोजेक्ट एक्स है, प्रोजेक्ट वाई है। दोनों का ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, मतलब आपने दोनों ही प्रोजेक्ट में 10,000 करके ही इन्वेस्ट किया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। ये क्यों देता है? ये एनपीवी फाइंड करने क्यों देता है? प्रोजेक्ट से आपको कैश जो मिलने वाला है वो यहाँ दे दिया। बोलता है कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड फाइंड करो, पे बैक पीरियड फाइंड करो। तो देखो पे बैक पीरियड के लिए क्या लगता है, टेबल बनाना पड़ेगा, मैं समझाता हूँ टेबल बना के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन। देखो आप पे बैक पीरियड यदि विदाउट डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना होता है। तो कैलकुलेशन फॉर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ये हो गया प्रोजेक्ट एक्स, ये हो गया प्रोजेक्ट वाई। ये हो गया कैश फ्लो, ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ये भी कैश फ्लो, ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्योंकि आपको पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ही चाहिए होता है। ये ईयर हो गया। तो ईयर 1 है, 2 है, 3 है, कितने साल तक है? 4 साल है, 4 ईयर। तो कैश फ्लो कितना कितना है? 6,500, 3,000, 6,500, 3,000, फिर 3,000, फिर 1,000, 3,000 और 1,000। दूसरे वाले में कितना है? 3,500 करके हर साल है। ये तो सिंपल हो गया, इसका तो आराम से निकाल सकते हैं। 3,500, 3,500, 3,500, 3,500 ऐड करो इसको। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते? पहला 6,500, इसके साथ दूसरा ऐड करो तो 9,500, फिर 3,000, 12,500 और 1,000, तो 13,500। ये 3,500, 7,000, 10,500 और ये हो गया 14,000। तो पे बैक निकाल रहे हैं, पे बैक पीरियड इक्वल्स टू कैसे होगा? देखो आप जो इन्वेस्टमेंट करें वो 10,000 कर रहे हैं, 10,000 आपको कहाँ मिल जाएगा? 2 ईयर और 3 ईयर इनके बीच में मिलेगा। तो आपके 2 ईयर तक कितना, 2 ईयर तक में आपको 9,500 रियलाइज हो रहा है, 500 रुपये और आपको बचा जो रिलीज करना है, तो आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाने वाला है। तो 500 रुपये का डिफरेंस डिवाइडेड बाई इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो 9,500 22,500 के बीच में डिफरेंस 3,000 का है ना? अब इसको करके जो सॉल्व करके आएगा ना, उतना ही टाइम पीरियड में आपका क्या हो जाएगा, आपका पे बैक पीरियड होगा। ये प्रोजेक्ट एक्स का निकल रहा है, पे बैक ऑफ एक्स निकाल रहे थे, क्लियर है? तो 500 को 3,000 से डिवाइड करें, 500 डिवाइडेड बाई 3,000 प्लस कर दे आप 2 के साथ, यानी 2.17 ईयर्स। आपका पे बैक ऑफ एक्स जो होगा वो 2.17 ईयर होगा। तो पे बैक पीरियड ऑफ वाई क्या हो जाएगा? उसमें आपको भी इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 10,000 चाहिए, तो 10,000 आपको 2 साल के बाद ही मिलने वाला है, तो 10,000 देखिए इनके बीच में फिर आपका 10,000 आने वाला है, तो 2 साल आपका 7,000 तो मिल चुका 2 साल में। कितना और चाहिए आपको? 3,000 चाहिए, तब 10,000 होगा आपका। और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? इसके बीच में 3,500 का डिफरेंस है। बस सॉल्व कर दे। 3,000 डिवाइडेड बाय 3,500 प्लस 2, यानी 2.86 ईयर्स, ये आपके पे बैक पीरियड हो जाएंगे। तो ये पहला था पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना। फिर बोला एनपीवी फाइंड करो। एनपीवी किस पे करते हैं? जो आपका रेट दिया हुआ 12% पे, उस पे एनपीवी फाइंड करना है। तो देखिए एनपीवी के लिए तो आपको फिर एक टेबल लगेगा, तभी आप निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन फॉर एनपीवी, देखो इस तरह का टेबल आपके लिए रेलेवेंट होगा। ये हो जाएगा प्रोजेक्ट एक्स, तो यहाँ पे लेंगे ईयर, यहाँ पे कैश फ्लो, ये ले लोगे पीवी एट द रेट 12% पे। आपको आईआर भी फाइंड करना है, तो 2 रेट तो लगेगा। मैं 12 पे ले रहा हूँ, एक 18 पे ले रहा हूँ, दूसरा रेट नहीं दिया हुआ है, अपनी मर्जी से मानना पड़ता है। बोलो वैसे मैं 18 ले रहा हूँ तो मैं 20 ले लूँ क्या? कुछ भी ले लो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बट उससे कोई मायने रखता है। तो आपका अलग अलग रेट पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, बट आप कौन सा रेट ले रहे हो ये तो कोई फिक्स नहीं है ना कि आप जो रेट लोगे सभी कोई वही रेट लेगा।
तो एक रेट जो होता है वो आपको अपनी मर्जी से अज्यूम करना होता है। ईयर कितना 1 2 3 और 4। कैश फ्लो कितना था? प्रोजेक्ट 1 का कैश फ्लो है, मतलब एक्स का कैश फ्लो 6500, 6500, 3000, 3000, 1000। पीवी 12% पे निकालोगे कैसे? 1 डिवाइड बाय 1.12, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636। ये 12% पे। अब 18 पे 1 डिवाइड बाय 1.18 करें, यानी 0.847, 0.718, 0.609, 0.516। अब क्या करोगे? कैश फ्लो को पीवी से मल्टीप्लाई करो, बाजू में लिख दो 6500 मल्टीप्लाई बाय 0.893, 0.893 आ रहा है 5804.5। 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.797, यानी 2391। 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.712, 2136। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.636, तो 636 आएगा। लास्ट वाले का करते हैं, तो ये सेम कैश फ्लो के साथ आप बस उसका पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो 0.847। आपको प्रोजेक्ट वाई के लिए तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे कैश फ्लो सेम है हर ईयर का। तो जहाँ पे हर ईयर का कैश फ्लो सेम होगा, वहाँ पे आपको टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक जैसा कैश फ्लो नहीं था हर साल, इसीलिए आपका टेबल का जरूरत पड़ा। वन 827, 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.516, तो 516 आएगा। अब क्या करें? इसका पीवी ऐड कर ले, इसका पीवी ऐड कर ले, तो 5804.5 प्लस 2391 प्लस 2136 प्लस 636, यानी आ रहा है 10967.5, 5505.5 प्लस 2154 प्लस 1827 प्लस 516, ये आ रहा है 10,000 लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितना किए थे? 10,000। यहाँ पे भी 10,000। ये नील हो गया, ये हो गया 10967.5 माइनस 10,000, यानी इसका एनपीवी आ रहा है 967.5। ये एनपीवी आया। आपका क्वेश्चन था एनपीवी क्या होगा, तो एनपीवी आपका होगा 967.5। आईआरआर पूछा है, देखिए आईआरआर वो रेट होता है जहां पे आपका एनपीवी जीरो हो जाए। यहाँ पे एनपीवी जीरो किस रेट पे हुआ? 18% पे, यानी यहाँ पे आईआरआर कितना? 18%। ये मेरा लक था कि मैं 18% पे किया, मुझे मिल गया। 20 पे करते तो मे भी नहीं मिलता। तब आपको क्या करना पड़ता? जो इंटरपोलेशन का आपको फॉर्मुला दिया था, लोअर रेट वाला, फिर डिफरेंसेस इन लोअर रेट हाई रेट वाला, वो फॉर्मुला आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे आईआरआर भी आपका साथ साथ निकल गया। अब दूसरे वाले प्रोजेक्ट वाई के लिए करते हो जाएगा। प्रोजेक्ट वाई, पहले तो आप एनपीवी फाइंड कर लो, कितना पे? 12% पे। कैसे निकालोगे? देखो इस प्रोजेक्ट में तो सारा कैश फ्लो यूनिफॉर्म है 3500 करके, तो 3500 इंटू क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लेना, क्यूमुलेटिव फैक्टर लेना होगा आपको 4 साल का। पहले 12% पे, तो 1 डिवाइड बाय 1.12 करे, एक बार इक्वल्स टू दे, फिर इक्वल्स टू सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। हमें बताइए इन सारे को ऐड करने का एक तरीका होता है, जीटी प्रेस करना होगा, यानी आप जीटी कैलकुलेट करेंगे तो 3.037 आ जाएगा, माइनस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000 का। इससे आपका एनपीवी साथ साथ निकल जाएगा। एनपीवी आ रहा है 630.72। ठीक है, ये सारे रुपीज इन लैक्स है या थाउजेंड है, नहीं थाउजेंड ही है, तो आपका 630.72 आ रहा है। अब एनपीवी फाइंड करे किस पे? 18% पीवी रेट, अब बार बार आप चेंज नहीं करे, उसी पे निकाल ले, तो ये 3500 ही रहेगा। अब 18% पे क्यूमुलेटिव करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.18, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल का आपने इक्वल किया। अब जीटी प्रेस करे तो आएगा 2.69, माइनस वापस से आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000, तो 3500 मल्टीप्लाई बाय 2.69 माइनस 10,000। अब आपका एनपीवी एक नेगेटिव आ रहा है, कितना? 585 नेगेटिव आ रहा है। अब आप क्या करो? आईआरआर निकालना है। आईआरआर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? आईआरआर इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाई एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, और यहाँ हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो लोअर रेट कितना है आपका? 12% है। एनपीवी एट लोअर रेट कितना? 630.72 डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट 630.72 माइनस, और ऑलरेडी वो माइनस में आ गया 585, तो प्लस हो जाएगा। हायर रेट 18% माइनस 12%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 630.72 प्लस 5 डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 630.72,
फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, यानी 3.11, यानी 12 प्लस 3, 12% प्लस 3.11%, यानी 15.11%। आपका आईआरआर निकल गया। आपको यही पूछा था, एनपीवी निकालिए, पेबैक निकालिए और आईआरआर निकालिए। पहला का तो सब कुछ हो गया। कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे इफ दे आर इंडिपेंडेंट? तो सेकंड करेंगे एडवाइस। तो पहला बेस्ड ऑन पेबैक, पेबैक के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट आपको कम समय में आपका रिकवरी दिया पैसे का। तो आप देखेंगे पेबैक में, तो पहला प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड था 2.17 का, जबकि दूसरे का था 2.86। तो मुझे तो पहला प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट एक्स मुझे कम समय में पैसा दिया, तो मैं प्रोजेक्ट एक्स को चूज करूंगा। तो लोअर द बेटर, है ना, लोअर द बेटर। तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट एक्स हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा बेस्ड ऑन एनपीवी, एनपीवी को चेक करेंगे तो देखिए पहला प्रोजेक्ट का एनपीवी 967, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट का एनपीवी 630। तो कौन सा प्रोजेक्ट का ज्यादा दिखा है, 967 वाला, तो प्रोजेक्ट एक्स। तो बोथ एनपीवी इज पॉजिटिव, हेंस कैन चूज एनीवन, किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। तीसरा आ गया बेस्ड ऑन आईआरआर। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे देखेंगे तो प्रोजेक्ट एक्स का है 18%, सॉरी हाँ 18%, और वाई का है 15%। एक्स का है 18%, वाई का है 15%, जबकि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 12% ही है। तो दोनों में तो यहाँ पे आपका आईआरआर हायर ही है। अब दोनों इसमें भी चूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल कंक्लूजन पे आऊं तो मुझे दिखता है कि प्रोजेक्ट एक्स एक कैटेगरी में तो फिट बैठता सबसे हायर, क्योंकि इसमें तो दोनों ही पास हुआ, इसमें भी दोनों पास हुआ, लेकिन ऊपर वाले कैटेगरी में सिर्फ एक ही पास हुआ, वो है एक्स। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट एक्स। देखिए ये डिसीजन देने के लिए आपको सोचना जरूरी है, थिंकिंग प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई प्रोजेक्ट एक्स तो एक जगह ज्यादा रैंक लेके आ गया, बाकी दो जगह तो रैंकिंग सेम सेम है, तो इसलिए मैं एक्स की तरफ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोगों ने अच्छे अच्छे सम्स को कवर किया है। बहुत आसान भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। कैलकुलेशन जहां से शुरू होना चाहिए, जहां से आपको समझना जरूरी है, मैंने आज वहां से कवरेज आपको करना शुरू किया। उसमें मैंने पेबैक भी कंप्लीट किया, आईआर भी करवाया, एनपीवी भी करवाया। तो ओवरऑल मैंने हर एक चीज को टच किया। फिर आपके इक्विवेलेंट एनुअलाइज इक्विवेलेंट कॉस्ट भी कंप्लीट किया। तो इस हिसाब से कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजों को मैंने आपको कवर किया जो आपका बेस फाउंडेशन बनाता है। इसके बाद जब आप एडवांस क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तो इसका बहुत जरूरत पड़ेगा वहां पे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऊपर ऊपर से देख के मत निकल जाए, बहुत काम का ये वीडियो बना है। तो इस लेक्चर को देखिए, रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ ले। ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सबका फायदा में ही मैं मानता हूं कि भला होता है सबका। ठीक है। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपको कोई डाउट लगता है तो पूछ लें, नहीं पूछने से आपका डाउट डाउट ही रह जाएगा, कभी क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है। और समझ में बहुत अच्छे से आता है तो बहुत अच्छा बात है, वीडियो उस हिसाब से मैंने बनाया है, इसका मतलब आप लोग का तो कोई कमेंट आता नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं अच्छा बना रहा हूं या खराब बना रहा हूं। मैं अपने तरफ से बेस्ट। अब आप अच्छा खराब नहीं बताएंगे तो मुझे लगता है मैं अच्छा बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सटेंडेड पार्ट के साथ। ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत लंबा है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन 2 वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।